Good evening, good evening. Good evening, all of you. तो करंट अफेयर अपडेशन जिसमें दिसंबर से लेके मार्च तक का डाटा हमें अपडेट करना है। नवंबर 24 ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। दिसंबर 2024 से लेके मार्च 2025 15 मार्च 2025 तक का डाटा जो हमें कवर करना है करंट अपडेशन में। लेक्चर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम बात करेंगे लेक्चर 2। आज लेक्चर 2 कवर करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था 4-5 क्लास में ये पूरा अपडेशन आपका नवंबर 24 तक ऑलरेडी पहले पढ़ाया हुआ है। दिसंबर 24 से मार्च 25 तक का अपडेशन 4-5 क्लास में हो जाएगा। लेक्चर 1 करा दिया था, लेक्चर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करें। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? शुरू करें। इन्वायरमेंट का एक अपडेशन अभी आया, ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं मैं, फिर अपडेशन देखते हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR, शॉर्ट में इसको ये बोलते हैं। ये हमें फॉरेस्ट का डाटा, फॉरेस्ट का क्या स्टेटस है, ट्री कवर इंडिया में कितना है, ये सारी जानकारी हमें मिलती है इसमें। इसको बोलते ही हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR। इसको हर 2 साल में ये डाटा आता है, इन एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में इसकी रिपोर्ट आती है। रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करता है FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI। तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसमें इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, परसेंटेज फॉरेस्ट कवर किस स्टेट के पास है, मैंग्रोव कवर इंडिया में कितना है। तो फॉरेस्ट रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो हमें इस रिपोर्ट से पता लगती है। हर 2 ईयर में ये डाटा रिलीज किया जाता है। रिलीज कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एक संस्था जिसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। इन्वायरमेंट रिलेटेड संस्थाएं ज्यादातर हेडक्वार्टर देहरादून में मिलेंगे आपको। इन्वायरमेंट रिलेटेड ज्यादातर हेडक्वार्टर इंडिया में देहरादून में मिलेंगे। तो ISFR, अब ये रिपोर्ट जो है ये हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई उसमें क्या परसेंटेज फॉरेस्ट वगैरह है, वो सब पूछता है। जो लास्ट टाइम रिपोर्ट आई थी वो 2021 का डाटा आया था, जो 22 में रिलीज हुआ था। 23 का डाटा अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। 23 का डाटा भी आ चुका है, पर जिस साल की रिपोर्ट होती है उसी साल रिलीज नहीं होती है। 23 की रिपोर्ट अभी हाल ही में डाटा पब्लिश किया गया है, फॉरेस्ट कवर वगैरह कितना है। इसमें भी 2 इंपॉर्टेंट बातें, जब टोटल फॉरेस्ट कवर वगैरह लिखा जाता है तो कंफ्यूज नहीं हो। एक इसमें लिखा जाता है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ये दोनों मिलाकर कवर लिखा जाता है। एक डाटा तो ये आता है, और एक होता है ओनली फॉरेस्ट कवर। दोनों अलग बातें हैं, ये दोनों अलग बातें हैं। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का भी डाटा होता है और एक सिर्फ फॉरेस्ट कवर का डाटा होता है। ठीक है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर मिला देंगे तो अलग नंबर दिखेगा, ओनली फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो अलग नंबर नजर आएगा। तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून हेडक्वार्टर है, ये संस्था जारी करती है डाटा, सरकारी संस्था। तो हर 2 साल में डाटा आता है कि फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर हमारा कितना, मैंग्रोव कवर कितना, ये सब इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। आइडियल फॉरेस्ट कवर किसी कंट्री का होना चाहिए 33%। आइडियली किसी भी कंट्री का फॉरेस्ट कवर उसके ज्योग्राफिकल एरिया का 33% होना चाहिए। किसी भी कंट्री, किसी भी एरिया का, हम कोई कंट्री की, जैसे इंडिया के ही आइडियल फॉरेस्ट कवर की बात करें, आइडियली फॉरेस्ट कवर हमारा 33% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इतना होना चाहिए। पर क्या रियल में इतना है? रियल में इतना नहीं है। फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर मिला दें तो 25% के ऊपर है हम, 33 अभी भी हम अचीव नहीं कर रहे हैं, उससे लैग कर रहे हैं। तो आइडियल फॉरेस्ट कवर किसी भी कंट्री में होना चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में आइडियल फॉरेस्ट कवर हमारे पास 33% हमारे ज्योग्राफिकल एरिया का होना चाहिए, पर हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर इतना परसेंट है नहीं, 33% नहीं है, हम 25 के आसपास
लाई कर रहे हैं इसमें। तो आइडियल फॉरेस्ट कवर जो होना चाहिए किसी कंट्री का 33% जोग्राफिकल एरिया का, तो उसका अभी 33% हम अचीव नहीं कर रहे हैं। तो लेटेस्ट डाटा जो आया उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे मतलब की है बस वही हमने इसमें मेंशन किया हुआ है। पूरी रिपोर्ट जरूरत नहीं है, जो हमारे मतलब का डाटा है वो देखेंगे। देखो, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये जो डाटा आया है 2023 की रिपोर्ट है और 23 में रिलीज नहीं हुई, ये एक साल के बाद दिसंबर 24 में डाटा आया है इसका। इन्वायरमेंट में 21 की रिपोर्ट मैंने पढ़ाई हुई है, उस समय जब पढ़ाया था तो 21 का डाटा अवेलेबल था। अब हमें अपडेट क्या करना है, मैंने बताया था इन्वायरमेंट का, आईसीटी का जो भी अपडेशन पार्ट है वो करंट अफेयर में हम अपडेट करते चलेंगे। करंट अफेयर का मीनिंग ही वही है, जो भी टॉपिक का अपडेशन है वो यहाँ हम देखते चलेंगे। अब करंट अफेयर में पढ़ा रहा हूँ तो इसका अपडेशन एनवायरनमेंट में थोड़ी करने की जरूरत है, यहीं पर हम अपडेट कर देंगे इसको। तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट मतलब ये नहीं कहना कि सर इसको एनवायरनमेंट में दोबारा अपडेट कराइए। एनवायरनमेंट के अंदर भी जो अपडेशन है, आईसीटी का भी जो अपडेशन है वो यहाँ ऑलरेडी कवर होता चलेगा। तो दिसंबर 2024 में मैंने बताया जिस साल की रिपोर्ट होती है उसी साल डाटा इसका नहीं आता है, लगभग एक साल के बाद। तो 23 की जो रिपोर्ट है वो दिसंबर 24 में रिलीज हुई। इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने इस डाटा को जारी किया है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का भी पूरा नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये मंत्रालय का पूरा नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और अभी इसके मंत्री कौन है, श्री भूपेंद्र यादव। श्री भूपेंद्र यादव दिसंबर 2024 एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के लिए। और कहां पर इसको रिलीज किया गया, डाटा को तैयार करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एफएसआई इसको तैयार करता है डाटा को। और इस रिपोर्ट को रिलीज कहां किया है, इसको रिपोर्ट को रिलीज कहां पर किया है, एफआरआई देहरादून में। एफआरआई इसको बनाता नहीं है, डाटा को तो बनाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एफएसआई इसको तैयार करता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं। पर ये रिपोर्ट अभी जो रिलीज की गई है, इस साल का डाटा रिलीज किया गया था फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एफआरआई देहरादून में। इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एफआरआई देहरादून में ये रिपोर्ट रिलीज की है। इस रिपोर्ट को बनाता कौन है, देखो लिखा है ये रिपोर्ट तैयार करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। कहां पे हेडक्वार्टर है, एफएसआई का, लिखवाया था चाहे तो नोट कर लो, एफएसआई का हेडक्वार्टर देहरादून। एनवायरमेंट में पढ़ाया भी है इसके बारे में, एफएसआई का हेडक्वार्टर देहरादून। बाई एनुअल बेसिस, बाई एनुअल मतलब हर 2 साल में, बाई एनुअल मतलब हर 2 साल में इसका डाटा रिलीज होता है। किस बेसिस पे रिपोर्ट निकाली जाती है, इसमें सैटेलाइट डाटा भी देखा जाता है, फॉरेस्ट कवर वगैरह हमारा कितना है, सैटेलाइट डाटा की मदद भी ली जाती है। और नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री वगैरह जो डाटा हमारे पास, जो फील्ड सर्वे होता है, ग्राउंड सर्वे होता है, वो डाटा भी लिया जाता है। तो इसमें सैटेलाइट डाटा उसकी मदद भी ली जाती है और जो फॉरेस्ट कवर वगैरह, ग्राउंड सर्वे वगैरह उसकी मदद भी ली जाती है। ये जो रिपोर्ट आई है ये 18वीं रिपोर्ट है, 2023 की रिपोर्ट जारी जो की गई है वो 18वीं रिपोर्ट है फॉरेस्ट के बारे में जो रिलीज किया गया। तो इतने पैरा में तो क्वेश्चन हमारा क्या है, ISFR 2023 की रिपोर्ट जारी की गई है, एफएसआई वही तैयार करता है इस रिपोर्ट को उनके द्वारा। 18वीं रिपोर्ट है जो फॉरेस्ट के बारे में रिलीज की गई। अब सवाल आता है कि इस बार की रिपोर्ट में क्या डाटा आया, डाटा क्या है, ये हमारे मतलब का क्वेश्चन है। और आप ये कह सकते हैं सर फॉरेस्ट वगैरह का पता कैसे लगता है, सैटेलाइट इमेजिंग भी, सैटेलाइट डाटा भी लिया जाता है, फील्ड सर्वे भी होते हैं। इस बार की रिपोर्ट, अब देखो एग्जाम का सीधा सीधा क्वेश्चन क्या है, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर अगर टोटल मिला दें, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर टोटल कवरेज मिला दें, तो यह मैंने हाईलाइट बोल्ड लेटर में लिख दिया है 25.17%, पिछली बार से बेटर है। पिछली बार 24.16 के आसपास था, थोड़ा हमने इंप्रूव किया है। फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर पूरे देश का, एरिया में तो इतने स्क्वायर किलोमीटर है, पर आपसे एरिया में नहीं पूछता, आपसे परसेंटेज में पूछता है, जो बोल्ड लेटर में लिखा है मैंने, कितना स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट वो नहीं पूछता, आपसे पूछता है परसेंटेज कितना, तो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है हमने। तो फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर दोनों अगर मिला दोगे तो हमारे टोटल एरिया का 25.17% हमारे पास फॉरेस्ट है। ठीक, ओनली फॉरेस्ट अगर बोलोगे, ट्री कवर अलग कर दें, फॉरेस्ट अलग कर दें,
तो ट्री कवर 21.76 है और फॉरेस्ट कवर 21.76 और ट्री कवर 3.41, दोनों को ऐड कर दोगे तो उतना ही आ जाएगा 25.17। तो फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर दोनों को मिला दें तो 25.17। दोनों को अलग अलग अगर आपको जानना है, मान लो पूछे फॉरेस्ट कवर बताइए तो 21.76, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बताइए 25.17, ओनली ट्री कवर बताइए 3.41। ठीक है, तो 21.76 फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर 3.41, दोनों को जोड़कर निकालोगे तो 25.17% फॉरेस्ट प्लस ट्री। तो ध्यान देना है, ओनली फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है या फॉरेस्ट एंड ट्री पूछ रहा है। ठीक है, दो डाटा आता है इसमें, फॉरेस्ट एंड ट्री या ओनली फॉरेस्ट कवर। तो ये डाटा है इस बार का, ये सीधा सीधा एग्जाम का क्वेश्चन है, ये परसेंटेज सीधे सीधे पूछता है। इस बार की रिपोर्ट में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंडिया का कितना आया या ओनली फॉरेस्ट कवर कितना आया। इसका मतलब पिछली बार मैंने बताया कि 24.16 के आसपास कुछ डाटा था लास्ट ईयर का और इस बार 25.17 है। इसका मतलब 21 की तुलना में फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंक्रीज किया है। 1445 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज देखा गया है। चेंज जो है कितना इंक्रीज है इस बार के डाटा में, 1445 स्क्वायर किलोमीटर, 1445 स्क्वायर किलोमीटर पिछली बार से इतना इंप्रूव हुआ है। लास्ट ईयर का डाटा मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, उससे याद रहेगा। देखो लिखा है लास्ट ईयर ये था 24.62, लास्ट ईयर था 24.62 फॉरेस्ट एंड ट्री कवर मिलाकर, जिसमें ओनली फॉरेस्ट 21.71 था, ट्री कवर 2.91 था। तो अगर हम 24.62 के मुकाबले इस बार का कवरेज देखें तो उससे बढ़ा है, उससे बढ़ा हुआ है। तो परसेंटेज कवर, परसेंटेज चेंज कितना है वो भी आप बता लोगे। अगर सवाल ऐसा बन जाए कि 2021 की तुलना में परसेंटेज चेंज कितना हुआ, 25.17 है और पिछला वाला 24.62 था, दोनों का डिफरेंस बता लेंगे भाई। 0.38 और 0.17 दोनों को जोड़ दो, 0.55 हुआ। 0.38 और 0.17 इतना बढ़ा है, लगभग 0.55 के आसपास बढ़ा। ठीक है, तो 21 में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इतना था और इस बार फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 25.17 है, तो इंक्रीज हुआ है। और एरिया के टर्म में वो इंक्रीज कितना है, 1445 स्क्वायर किलोमीटर। जो 0.55% इंक्रीज है वो एरिया के टर्म में 1445 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। भाई दोनों का परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो, 24.62 और 25.17 परसेंटेज कितना, 0.38 और 0.17 0.55 हो गया। और अगर एरिया के टर्म में इसको देखने जाएंगे तो 1445 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो इससे हमें समझ आ गया 21 के कंपैरिजन में 23 के डाटा में 1445 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में इंक्रीज देखा गया है, इतना चेंज देखा गया है, मतलब इंप्रूवमेंट की तरफ है हम। 21 के कंपैरिजन में 23 के डाटा में इतना फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंक्रीज देखा गया है। टॉप 3 स्टेट जहां पर इंक्रीज ज्यादा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, मैं टोटल फॉरेस्ट कवर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस रिपोर्ट में 21 से 23 के बीच में जो इंक्रीज देखा गया है, मैक्सिमम इंक्रीज जो देखा गया है, यहां चाहे तो नोट कर लो 21 से 23 के रिपोर्ट के बीच में। ये मैं डाटा टोटल फॉरेस्ट कवर नहीं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे देश में किस राज्य में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं मैक्सिमम इंक्रीज। ये जो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है 21 से 23 के बीच में, सबसे ज्यादा बढ़त कहां पर है, सबसे ज्यादा इंक्रीज देखा गया है छत्तीसगढ़ में। सेकंड नंबर पे देखा गया है यूपी, अभी आपके स्टेट के मतलब का भी क्वेश्चन है। और थर्ड नंबर पे देखा गया है उड़ीसा। ये इंक्रीज है, ये टोटल फॉरेस्ट कवर नहीं बोल रहा हूं मैं, ये फॉरेस्ट इंक्रीज जो देखा गया है 21 से 23 के बीच में, इंक्रीज के टर्म में छत्तीसगढ़ में 684 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बढ़ा है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, यूपी में 559, उड़ीसा में भी 559। तो छत्तीसगढ़ नंबर 1, यूपी नंबर 2। अगर हम बात करें टॉप 3 स्टेट, whereas top 3 state showing maximum increase in only forest cover, ये तो हमने फॉरेस्ट एंड ट्री कवर मिलाकर बोला है, फॉरेस्ट प्लस ट्री। तो इंडिया का जो फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर 25.17% है और फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में इतनी ग्रोथ है 1445, तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की ग्रोथ सबसे ज्यादा इन राज्यों में छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 1445 स्क्वायर किलोमीटर
मैं ओनली फॉरेस्ट कह रहा हूं या फॉरेस्ट एंड ट्री कह रहा हूं? 25.17 फॉरेस्ट एंड ट्री का डाटा है और ये 1445 स्क्वायर किलोमीटर की जो बढ़त है ये भी फॉरेस्ट एंड ट्री का डाटा है। तो फॉरेस्ट एंड ट्री दोनों मिलाकर इंक्रीज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। मैक्सिमम इंक्रीज 21 से 23 के बीच में फॉरेस्ट एंड ट्री दोनों मिलाकर छत्तीसगढ़ नंबर 1, यूपी नंबर 2। और केवल फॉरेस्ट कवर इंक्रीज की बात करें, सबसे ज्यादा इंक्रीज केवल फॉरेस्ट कवर की बात करें तो मिजोरम, गुजरात। मिजोरम नंबर 1, गुजरात नंबर 2। यहां पर हम ट्री कवर नहीं ऐड कर रहे हैं, ओनली फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं। अगर ओनली फॉरेस्ट कवर की बात करें मतलब जो 21.76% फॉरेस्ट है इंडिया का, ये फॉरेस्ट कवर, तो इंक्रीज के टर्म में अगर बात करेंगे तो इंक्रीज के टर्म में मिजोरम, फिर गुजरात, फिर उड़ीसा। पर ये सिर्फ फॉरेस्ट इंक्रीज की बात कर रहे हैं। 21 से 23 के बीच में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कहां बढ़ा? फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बढ़ा छत्तीसगढ़, फिर यूपी। ओनली फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा कहां बढ़ा? मिजोरम, तब गुजरात। क्या दोनों सवाल का अंतर समझ आ रहा है? एक बार मैं फॉरेस्ट एंड ट्री दोनों कवर को मिलाकर इंक्रीज की बात कर रहा हूं। फॉरेस्ट एंड ट्री टोटल परसेंटेज इतना है और इंक्रीज के मामले में छत्तीसगढ़, फिर यूपी। ओनली फॉरेस्ट कवर की अगर बात करेंगे तो ओनली फॉरेस्ट 21.76 है। यहां इंक्रीज की बात करेंगे तो मिजोरम, फिर गुजरात। दोनों क्वेश्चन में अंतर ध्यान रखिएगा। फॉरेस्ट एंड ट्री की बात कर रहा है या ओनली फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा है, दोनों मेंशन कर दिए हैं। तो इंक्रीज कहां हुआ है? केवल इंक्रीज की बात करें कि 21 से 23 के बीच में ग्रोथ कहां ज्यादा आई है, इंक्रीज की बात करेगा तो फॉरेस्ट प्लस ट्री मिलाकर छत्तीसगढ़, यूपी। और केवल फॉरेस्ट कवर की बात करेगा तो मिजोरम एंड गुजरात। मिजोरम एंड गुजरात। क्वेश्चन समझ आ गया है क्या? क्वेश्चन समझ आ गया है? ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। अब आता है टोटल जंगल। इंक्रीज की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे टोटल फॉरेस्ट एरिया किस राज्य के पास सबसे ज्यादा। अब हम इंक्रीज की बात नहीं कर रहे, अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि 21 से 23 में कहां बढ़ा है। अब हम कह रहे हैं अगर सारा एरिया काउंट किया जाए किस राज्य में सबसे ज्यादा जंगल क्षेत्र है। केवल 21-23 की बात नहीं कर रहा, अब कह रहा है टोटल फॉरेस्ट। सभी को मालूम है मध्य प्रदेश टॉप पर है। टोटल एरिया अगर गिनने जाएंगे जंगल कहां सबसे ज्यादा, बहुत समय से मध्य प्रदेश ही टॉप पर है। उस राज्य का 85,724 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जंगल क्षेत्र है। तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, चाहे फॉरेस्ट कवर कह लो चाहे फॉरेस्ट एंड ट्री कह लो, फॉरेस्ट कवर कह लो चाहे फॉरेस्ट एंड ट्री कह लो, दोनों में ही मध्य प्रदेश टॉप पर है। टोटल फॉरेस्ट एरिया या टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री एरिया की बात आए, मध्य प्रदेश नंबर 1, अरुणाचल नंबर 2, एमपी नंबर 1, अरुणाचल नंबर 2। क्वेश्चन समझ आ गया? टोटल फॉरेस्ट कवर या फॉरेस्ट एंड ट्री कवर किस राज्य में सबसे ज्यादा जंगल क्षेत्र है? मध्य प्रदेश नंबर 1, अरुणाचल नंबर 2। बहुत बार क्वेश्चन आता है, टॉप 3 भी पूछ लेता है कि 1 2 3 बताइए। तो 1 पे तो मध्य प्रदेश, 2 पे अरुणाचल, बहुत समय से यही रैंकिंग है। 3rd महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश नंबर 1, अरुणाचल नंबर 2, महाराष्ट्र नंबर 3। सवाल ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात की जा रही है। 21 से 23 में इंक्रीज की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है टोटल जंगल क्षेत्र भारत में किसके पास ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जंगल क्षेत्र 85,724 स्क्वायर किलोमीटर, मध्य प्रदेश नंबर 1, अरुणाचल 67,000 के आसपास और महाराष्ट्र 65 के आसपास। अब एक सवाल और, इस रिपोर्ट पे एक क्वेश्चन और आता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई छोटा सा राज्य है पर परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया में 90% फॉरेस्ट है, मध्य प्रदेश की तुलना में बहुत छोटा राज्य, मान लो मिजोरम है, गोवा है, अरुणाचल, ये छोटे छोटे स्टेट हैं। तो मध्य प्रदेश की तुलना में मिजोरम का तो कुछ भी एरिया नहीं, बहुत कम एरिया है। पर अगर, और मध्य प्रदेश का एरिया इतना है, अगर हम दोनों का परसेंटेज फॉरेस्ट निकालें, मैं आपसे ये कहूं कि टोटल मिजोरम का एरिया निकाल लो, x है, टोटल मध्य प्रदेश का एरिया y है, x का कितना परसेंट फॉरेस्ट एरिया है मिजोरम के पास और y का कितना परसेंट फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश के अंदर, दोनों की परसेंटेज अगर कैलकुलेट करोगे तो इसका जो परसेंटेज है 80% के ऊपर आएगा। टोटल एरिया मध्य प्रदेश के पास जंगल क्षेत्र ज्यादा है,
पर किसी राज्य का परसेंटेज अगर फॉरेस्ट निकालोगे कि उस राज्य के टोटल एरिया का फॉरेस्ट कितना परसेंट है, तो इसमें लक्षद्वीप, मिजोरम, इस तरह के एरिया ऊपर आएंगे, क्योंकि छोटे छोटे एरिया हैं, इनका 80-90% तक फॉरेस्ट एरिया है। क्या दोनों सवाल समझ आ रहे हैं? ये बात सबको समझ आ रही होगी। टोटल एरिया और परसेंटेज दोनों अलग बातें हैं। टोटल एरिया फॉरेस्ट होना या परसेंटेज फॉरेस्ट होना दोनों अलग बातें हैं। मध्य प्रदेश 85,700 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट, उतने में तो कई सारे मिजोरम आ जाएंगे। टोटल फॉरेस्ट एरिया, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर मध्य प्रदेश, अरुणाचल टॉप पर है। पर कोई छोटा सा राज्य और उसका 80-90% फॉरेस्ट हो तो वो परसेंटेज में ऊपर आ जाएगा, टोटल एरिया में तो नहीं। मध्य प्रदेश का 90% एरिया फॉरेस्ट थोड़ी है, कितने सारे तो शहर बसे हुए हैं। टोटल फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश के पास 85,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, मिजोरम का उतना नहीं है। पर परसेंटेज अगर मिजोरम का निकालोगे या लक्षद्वीप का निकालोगे तो परसेंटेज में ज्यादा हो जाएगा। सवाल जरूर ध्यान देने वाली बात है कि वो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर पूछ रहा है या परसेंटेज फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है। परसेंटेज में बहुत लोग गलती करते हैं, ऑप्शन में मध्य प्रदेश जरूर लिखेगा, परसेंटेज में मध्य प्रदेश टॉप पर नहीं है। परसेंटेज फॉरेस्ट कवर की बात करें, लक्षद्वीप टॉप पर है बहुत समय से। लक्षद्वीप और मिजोरम लंबे समय से ये टॉप पर बने हुए हैं, अभी भी वही हैं। परसेंटेज लक्षद्वीप का एरिया, जितना लक्षद्वीप का एरिया है उसका 90% एरिया फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर है। और मिजोरम जितना एरिया है, मिजोरम 85% से ज्यादा फॉरेस्ट है। अंडमान निकोबार के पास जितना एरिया है 81% से ज्यादा जंगल क्षेत्र है। अब मध्य प्रदेश की तुलना में इनका एरिया कुछ भी नहीं है, पर परसेंटेज की तुलना में ज्यादा हो गए। मतलब जब हमने परसेंटेज फॉरेस्ट की बात की तो टॉप 3 में भी मध्य प्रदेश नहीं आया, क्योंकि मध्य प्रदेश एक बड़ा एरिया है, बहुत सारे सिटीज हैं, सब जंगल थोड़ी है। पर वो इतना बड़ा राज्य है कि जंगल क्षेत्र भी उसके पास सबसे ज्यादा है, परसेंटेज में नहीं, टोटल एरिया वाइज। परसेंटेज में लक्षद्वीप नंबर 1, ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। स्टेट पूछा जाए तो मिजोरम, इसमें भी ध्यान देना है। यूनियन टेरिटरी पूछ रहा है परसेंटेज में या स्टेट पूछ रहा है? यूनियन टेरिटरी पूछे तो लक्षद्वीप, स्टेट पूछे तो मिजोरम, परसेंटेज फॉरेस्ट कवर में। ठीक। मैंग्रोव, मैंग्रोव का सबसे बड़ा जंगल दुनिया में सुंदरबन, जिसका 70% एरिया बांग्लादेश के पास है और 30% वेस्ट बंगाल के पास है, इंडिया के पास है। टोटल मैंग्रोव कवर इंडिया में हमारे पास कितना है? तकरीबन 5,000 स्क्वायर किलोमीटर। मैंग्रोव के क्या फायदे हैं? स्टॉर्म से बचाता है, सुनामी से बचाता है, नेचुरल डिजास्टर वगैरह का मुकाबला करता है, डिजास्टर के प्रभाव को कम कर देता है। तो टोटल मैंग्रोव कवर 5,000 स्क्वायर किलोमीटर लगभग है हमारे पास, जो इंडिया के टोटल एरिया का 0.15% है। इंडिया का जितना ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें फॉरेस्ट कवर अगर मैंग्रोव की बात करें तो हमारे टोटल एरिया का 0.15% हमारे पास मैंग्रोव है। और 2021 से ये एरिया घटा है, 7.43 स्क्वायर किलोमीटर इसमें कमी आई है। मैंग्रोव पढ़ाते टाइम मैंने आपसे क्या कहा था? कोस्टल एरिया में लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मैंग्रोव को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कोस्टल एरिया की जमीन कब्जा करते जा रहे हैं, इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, और सबको सी व्यू चाहिए। तो मैंग्रोव देखो घट रहा है, नेट डिक्रीज। मैंग्रोव इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर वगैरह के प्रभाव को भी कम करने के लिए जरूरी है, और हम खुद अपनी जो खुद बर्बादी का कारण बन रहे हैं। मैंग्रोव कवर हमारा बढ़ना चाहिए, ये कम हो रहा है। देखो 7.43 स्क्वायर किलोमीटर इसमें कमी आ गई है, 2021 से इसमें कमी आई है। इसका मतलब कोस्टल एरिया में इंक्रोचमेंट, मैंग्रोव का डिस्ट्रक्शन, ये चीजें हो रही होंगी, इसीलिए नुकसान हो रहा है। तो मैंग्रोव कवर और बढ़ना चाहिए। मैंग्रोव देखो आपका क्लाइमेट चेंज के टॉपिक में भी एक लेक्चर मैंग्रोव का पड़ा हुआ है। मैंग्रोव एनवायरनमेंट को क्या क्या फायदे करता है डिटेल में बताया हुआ है, और बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी के लिए। तो मैंग्रोव हमें डिजास्टर से बचाता है, हम क्या कर रहे हैं? मैंग्रोव को भी लॉस कर रहे हैं। नेट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बढ़ा पर मैंग्रोव कवर हमारा कम हो रहा है। और 2021 की तुलना में हमारा जो उस समय डाटा था वो ये था, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इतना था, टोटल फॉरेस्ट इतना और ट्री अलग से कवर देखेंगे तो इतना था। इस बार इंप्रूव हुआ है पर मैंग्रोव कवर हमारा घटा है। और सबसे ज्यादा मैंग्रोव हमारे पास कहाँ है? भारत में किन किन राज्यों में मैंग्रोव है बताया हुआ है मैंने। अंडमान निकोबार में भी है, आंध्रा में भी है, इसके अलावा आपका वेस्ट बंगाल भी है, उड़ीसा में है। सबसे बड़ा जो मैंग्रोव कवर हमारे पास वेस्ट बंगाल,
क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन, जिसका 70% एरिया बांग्लादेश, 30% इंडिया के पास है, और उसमें भी सुंदरबन का 30% हमारे पास वेस्ट बंगाल एरिया है। मैंग्रोव वेस्ट बंगाल के अलावा भी आंध्रा में है, तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, अंडमान निकोबार में, कई जगहों पर है, पर ये नेट कवर हमारा कम होता जा रहा है, ये चिंता का विषय है। ऐसे ही मैंने कोरल रीफ पढ़ाया था, कोरल रीफ भी एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है और वो भी लॉस हो रहा है। कोरल रीफ भी एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है और वो भी क्या हो रहा है, लॉस में जा रहा है। क्लाइमेट चेंज के टॉपिक में मैंग्रोव, कोरल रीफ दोनों मिल जाएगा। अभी हाल ही में पानी की एक 4th फॉर्म की खोज हुई है, ये न्यूज वगैरह में सुना होगा आपने। पानी का एक 4था रूप खोजा गया। अभी तक आप क्या जानते थे भाई, सॉलिड फॉर्म में आइस है, लिक्विड है, वाटर की लिक्विड फॉर्म है, और वाटर वेपर है, गैस फॉर्म में है। ये 3 फॉर्म आप वाटर की जानते थे। सॉलिड फॉर्म में आइस फॉर्म में है, फिर पानी के रूप में लिक्विड फॉर्म में है, और वाटर वेपर गैस फॉर्म में है। अब एक 4थी फॉर्म वाटर की पता लगाई गई है, इसको नाम दिया है प्लास्टिक आइस 7, ये नाम दिया है। पानी की जो 4th फॉर्म खोजी गई है उसको नाम दिया है प्लास्टिक आइस 7। तो साइंटिस्ट हैव कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लास्टिक आइस 7, 4th फॉर्म ऑफ वाटर। अब ये क्वेश्चन स्टेट वाले इतने एडवांस हो जाएं, इतना अपडेट रखें खुद को तो अलग बात है। यूपीएससी ज्यादातर इस तरह के सवाल पूछता है। यूपीएससी अपडेटेड पूछता है, लेटेस्ट वाले पूछ लेता है 1 महीने पहले के भी। स्टेट वाले इतने एडवांस हो जाए तो अलग बात है, पर बस 4th फॉर्म ऑफ वाटर का नाम क्या है, प्लास्टिक आइस 7। नीतीश क्या पूछ रहे हैं? नीतीश, नवंबर 24 तक का मैं कंप्लीट कर चुका हूं, उसके आगे का डाटा अपडेट करा रहा हूं। जीके एंड करंट अफेयर का जो आपका फोल्डर है उसमें नवंबर तक का ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं, दिसंबर 1st वीक में। उसके आगे का डाटा अपडेट कर रहा हूं मैं, और जो अभी पढ़ाया था दिसंबर 1st वीक में, लेटेस्ट करंट अफेयर वो सब भी है। तो ऐसा नहीं कि 3 ही महीने का पूछेगा, ये तो मैं आगे का अपडेशन पार्ट करा रहा हूँ आपको। नवंबर लास्ट तक का दिसंबर 1st वीक में पढ़ा चुका हूँ अभी हाल फिलहाल में। तो आपका जो जीके एंड करंट अफेयर का फोल्डर है उसमें लाइन से सारे लेक्चर पड़े हुए लेटेस्ट वाले। 25 सितंबर के लगभग शुरू किया था, दिसंबर 1st वीक में खत्म किया था उसको। तो करंट अफेयर टाइम टाइम पे अपडेट तो होता ही रहेगा। अब 15 मार्च तक का कराऊंगा, फिर जिसका पेपर जून में है तो मई तक का उनको फिर अपडेट करना है, 10 मई तक का। तो हर 2-3 महीने में अपडेशन चलता रहेगा वो। तो अभी जो अपडेशन कराऊंगा 15 मार्च तक का है, तो जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ो। और एग्जाम डेट भी 20 अप्रैल अभी तो फिलहाल है, अब देखो आगे बढ़ता है क्या होता है। अभी तो फिलहाल उसी को मान के पढ़ोगे। देखो इधर, तो 4th स्टेट ऑफ वाटर, इसका जो पता चला है उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्लास्टिक आइस 7। तो साइंटिस्ट हैव कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लास्टिक आइस 7, 4th फॉर्म ऑफ वाटर, जो एक्सट्रीम कंडीशन में बनता है। एक्सट्रीम कंडीशन में इस स्टेट को हम पा सकते हैं, इस फॉर्म को पा सकते हैं। एक साइंटिस्ट है लिविया बो, सोबोर्न यूनिवर्सिटी की, उन्होंने इस पर वर्क किया है। तो ये सब तो नहीं, मेन तो पूछेगा 4th फॉर्म ऑफ वाटर का नाम बताइए, प्लास्टिक आइस 7। और यूपीएससी अगर मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बनाए भाई स्टेट के लिए, आरआरबी एसएससी के लिए, तो बस यही सवाल है, 4th फॉर्म ऑफ वाटर का नाम बता दीजिए, प्लास्टिक आइस 7, बात खत्म हुई। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज में या सिविल्स में जब मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बनाता है तब उसमें क्या पूछ देगा, ये जो 4th फॉर्म ऑफ वाटर है ये किस कंडीशन पे तैयार होती है। पहला स्टेटमेंट उसका नाम लिख देगा, दूसरे स्टेटमेंट कंडीशन लिख देगा। इसको बनाने के लिए प्लास्टिक आइस 7 फॉर्म एक्सट्रीम कंडीशन में बनती है, जिसमें तकरीबन 3 गीगा पास्कल, इससे ज्यादा का प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 30,000 गुना है, और टेम्परेचर तकरीबन 450 केल्विन चाहिए। वाटर की इस फॉर्म को पाने के लिए 30,000 गुना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ पे जो है उससे 30,000 गुना ज्यादा, और टेम्परेचर 450 केल्विन चाहिए, तब ये बनेगा। देख लीजिए पॉइंट समझ आया नहीं आया? क्वेश्चन समझ आ गया? तो 4th फॉर्म ऑफ वाटर प्लास्टिक आइस 7, इसका जो पता चला ये किस स्थिति में बनता है, ये बनता है जब 3 गीगा पास्कल से ऊपर का प्रेशर, 450 केल्विन टेम्परेचर दिया जाएगा, तब बनेगा। इस फॉर्म को खोजा किसने है, लिविया बो, साइंटिस्ट का नाम, सोबोर्न यूनिवर्सिटी के। नॉर्मल वाटर की तुलना में कैसे अलग होता है, देखो यहाँ कंपैरिजन भी दिया हुआ है। प्लास्टिक आइस 7 एक्सोटिक फेज ऑफ आइस दैट अलाउ वाटर मॉलिक्यूल टू रोटेट। ये स्टेट में ये अलाउ है कि वाटर मॉलिक्यूल फ्रीली रोटेट कर रहा है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में,
जबकि नॉर्मल वाटर फॉर्म में ये नहीं होता। नॉर्मल आइस के फॉर्म में फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। ये दोनों में अंतर है कि सर नॉर्मल आइस में और इस फॉर्म में क्या अंतर है दोनों में। नॉर्मल आइस के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो फिक्स होगा अरेंजमेंट, और यहां पर रोटेट करेगा फ्रीली। नॉर्मल आइस के अंदर फिक्स अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल का, फिक्स रहेंगे, और प्लास्टिक आइस 7 के अंदर वाटर मॉलिक्यूल रोटेट करेंगे फ्रीली। आइस में और इसके अंदर ही अंतर है। तो इसका नाम बस ध्यान रखना है, कंडीशन यूपीएससी के लिए कंडीशन, बाकियों के लिए नहीं, केवल नाम। रामसर अवार्ड, रामसर के बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए पहले। एनवायरनमेंट में एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने वेटलैंड्स के बारे में। वेटलैंड्स के बारे में, वेटलैंड क्या होता है? जहां पर जमीन और पानी दोनों मिक्स होंगे, लैंड और वाटर का जहां पर फ्यूजन होगा, लैंड और वाटर जहां पर दोनों का फ्यूजन होगा, ये जो ट्रांजिशन एरिया बनेगा इसको कहते हैं वेटलैंड। जैसे नदी का किनारा, झील का किनारा, तो लैंड और वाटर जहां दोनों मिक्सिंग हो रही होगी वहां बनेगा वेटलैंड। मतलब वेटलैंड होगा मार्शी एरिया, कीचड़ वाला क्षेत्र, मार्शी कह लो या स्वाम्पी कह लो, मार्शी एरिया या स्वाम्पी एरिया, दलदली क्षेत्र या कीचड़ वाला क्षेत्र। और कई तरह के प्लांट्स, एनिमल, ये सब वेटलैंड के एरिया में रहते हैं जो कम पानी में रहते हैं। बहुत सारी आपको बायोडाइवर्सिटी वेटलैंड एरिया में देखने को मिलेगी। तो वेटलैंड परमानेंट भी हो सकते हैं, टेम्परेरी भी हो सकते हैं कि बारिश का समय था, कहीं वेटलैंड बन गया, बाद में सूख गया। ये परमानेंट भी हो सकते हैं, टेम्परेरी भी हो सकते हैं, एनवायरनमेंट में पढ़ाया हुआ है। ये फ्लोइंग वाटर का भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है। ये नेचुरल भी बन सकते हैं, आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं। कई जगह आप आर्टिफिशियल लेक वगैरह बना देते हो, वहां भी वेटलैंड बन सकता है। तो नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। पर कई सारे वेटलैंड्स ऐसे हैं जो नेचर के लिए जरूरी हैं, जिनका इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा, क्योंकि वेटलैंड एरिया में भी कई सारा वेजिटेशन रहता है जो कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन सिंक की तरह काम करता है। वेटलैंड एरिया भी कार्बन सिंक की तरह काम करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। कई सारा वेजिटेशन आपको यहां भी देखने को मिलता है। पर दूसरी प्रॉब्लम क्या है? वेटलैंड एरिया एमिट करता है मीथेन। CO2 को तो एब्जॉर्ब करता है पर मीथेन को रिलीज करता है, दोनों ही ग्रीन हाउस गैस है। तो वेटलैंड एरिया CO2 को एब्जॉर्ब करता है पर मीथेन को रिलीज करता है। जो डैम्पनेस वाले एरिया होते हैं, मार्शी एरिया होते हैं, वो मीथेन का सोर्स होते हैं। तो वेटलैंड हमें बचाने की जरूरत है, जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले हैं, जो बड़े वेटलैंड्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। बाढ़ आने की स्थिति में वेटलैंड काफी पानी को होल्ड कर लेता है, शहरों को बचाता है। बायोडाइवर्सिटी के लिए भी जरूरी है, बहुत सारे जीव जंतु आपको वेटलैंड में मिलते हैं। CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम भी करता है। वेटलैंड कई सारी चीजों में रोल प्ले करता है। इसीलिए 1971 2 फरवरी को ईरान का रामसर सिटी, 2 फरवरी 1971 ईरान का रामसर, यहां पे कई सारे कंट्रीज ने मिलकर मीटिंग की और एक एग्रीमेंट साइन किया वेटलैंड्स को बचाने के लिए। उस एग्रीमेंट को नाम दिया गया रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन किसके बारे में है? कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है एनवायरनमेंट में, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, इनको बचाने के बारे में। तो ऐसे वेटलैंड्स जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, एनवायरनमेंट के लिए बड़े जरूरी हैं, उनको बचाया जाए। तो सरकारों के बीच में साइन हुआ था इंटर गवर्नमेंटल मतलब कई सारी गवर्नमेंट्स के बीच का एग्रीमेंट है, सरकारों के बीच का एग्रीमेंट है, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 रामसर सिटी ईरान, यहां साइन हुआ था वेटलैंड्स को बचाने के लिए। इसीलिए 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। और दुनिया भर के ऐसे वेटलैंड्स जिनका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, बड़े वेटलैंड एरिया जिनका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, रामसर कन्वेंशन के तहत उनको बचाया जाता है। और उन वेटलैंड्स को कहते हैं रामसर साइट्स। रामसर साइट्स।
क्लियर है? जैसे सांभर लेक है राजस्थान का, चिल्का लेक है उड़ीसा का। तो ऐसे वेटलैंड्स जिनका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, एनवायरनमेंट के लिए बड़े जरूरी हैं, रामसर कन्वेंशन के तहत उनको प्रोटेक्ट किया जाता है और उन वेटलैंड्स को कहते हैं रामसर साइट्स। इंडिया में अभी टोटल रामसर साइट्स हो चुके हैं 89। अभी हाल ही में 4 और बने हैं, 85 थे, 4 और बन गए हैं, अब 89 हो गए हैं। तो टोटल रामसर साइट्स भारत के पास अभी 89 हो गई संख्या। क्या ये समझ आया? वेटलैंड्स एनवायरनमेंट पढ़ रखा है तो कोई बात ही नहीं है, अगर यदि नहीं भी पढ़ रखा तो समझ आ गया होगा यहां से। तो 2 फरवरी को 1971 को ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे डिक्लेयर किया गया और रामसर कन्वेंशन इसी दिन साइन हुई थी। रामसर कन्वेंशन कहती है ऐसे वेटलैंड्स जिनका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है उनको बचाया जाए। इंडिया में अभी इस लिस्ट में 89 वेटलैंड्स जो हैं इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। क्लियर है? सबसे ज्यादा इस समय तमिलनाडु में है 20। तमिलनाडु के पास 20 वेटलैंड्स हैं अभी। अब देखो ये टॉपिक है, अभी वेटलैंड मैनेजमेंट के लिए एक पर्सन को सम्मानित किया गया है, लगभग 12-13 लोगों को सम्मान दिया गया है, जिसमें एक इंडियन पर्सन है। अब ये एग्जाम का क्वेश्चन है, वेटलैंड के वाइज यूज के लिए, मतलब वेटलैंड के अच्छे मैनेजमेंट के लिए, एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए किसी को सम्मानित किया गया है, 12-13 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें इंडिया की जयश्री वेंकटेशन भी है। वेटलैंड वाइज यूज का मतलब क्या? वेटलैंड का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना, मतलब वेटलैंड का बेटर यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए उस पर काम किया इन्होंने। जयश्री वेंकटेशन एक संस्था से जुड़ी हैं, केयर अर्थ ट्रस्ट, इसके को फाउंडर हैं। केयर अर्थ ट्रस्ट एक कंपनी, उसकी को फाउंडर जयश्री वेंकटेशन, जिन्होंने वेटलैंड के एफिशिएंट इस्तेमाल के लिए, एफिशिएंट यूज के लिए, कि एनवायरनमेंट के लिए वो और बेटर कैसे हो सकता है उसके लिए काम किया और इनको रामसर अवार्ड दिया गया। तो रामसर शब्द कहीं दिख जाए, रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन, रामसर अवार्ड किसके लिए होगा? वेटलैंड्स के लिए। ठीक, तो जयश्री वेंकटेशन केयर अर्थ ट्रस्ट की को फाउंडर है। हाल ही में ये पहली इंडियन है, 12-13 लोगों को सम्मान दिया गया, देखो 12 लोगों को, 12 वुमेन ऑनर्ड, 12 महिलाओं को सम्मानित किया गया है, जिसमें वेंकटेशन भी एक हैं। 12 महिलाओं को भी सम्मानित किया गया हाल ही में, जिसमें वेंकटेशन भी एक हैं, और ये फर्स्ट इंडियन है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, ये पहली इंडियन जिनको ये सम्मान दिया गया। एग्जाम का क्वेश्चन क्यों बनेगा? एग्जाम का क्वेश्चन वैसे ना भी पूछता, पर पहली बार किसी इंडियन को ये सम्मान मिला है, इसलिए एग्जाम का क्वेश्चन है। और कहीं और आए ना आए, यूपीएससी के चांस बहुत है पूछने के, स्टेट वाले में भी पूछ सकता है, करंट का टॉपिक तो है ही। तो जयश्री वेंकटेशन, भाई यूपीएससी का एक पैटर्न होता है, उसको गैस करना आसान होता है। स्टेट वगैरह में ये कुछ भी रैंडम भी पूछते हैं, पर स्टेट में भी यूपी फिर भी गैस कर सकते हो आप। स्टेट वाले में भी, राजस्थान वगैरह में तो एब्सर्ड डाटा भी पूछता है, यूपी को फिर भी गैस कर सकते हैं कि यूपी पीएससी यूपीएससी को फॉलो करता है। यूपी पीएससी सबसे क्लोज रहता है यूपीएससी के, हालांकि गैप बहुत है, पर वो ज्यादा फॉलो करता है यूपीएससी को, यूपी वाला। बिहार भी ठीक पूछता है, करंट वगैरह बिहार में भी ठीक पूछता है, राजस्थान में कुछ भी पूछता है, तो 4 साल पुरानी इंफॉर्मेशन पूछ ले। तो जयश्री वेंकटेशन केयर अर्थ ट्रस्ट इस कंपनी की को फाउंडर हैं, पहली इंडियन जिनको रामसर अवार्ड सम्मानित किया गया है। इन्होंने क्या किया है, वेटलैंड का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कैसा होगा एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, वेटलैंड वाइज यूज। तो वेंकटेशन 12 महिलाओं को सम्मानित किया गया है दुनिया की, उसमें वेंकटेशन इंडियन पर्सन पहली, वेंकटेशन, जयश्री वेंकटेशन। देखो लिखा है, रामसर अवार्ड दिया जाता है, किसी इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दे सकते हैं जिन्होंने वेटलैंड के सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए काम किया हो, जिन्होंने वेटलैंड्स के सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए काम किया हो, उनको देते हैं अवार्ड। क्लियर है? और इसमें कैटेगरीज क्या बना रखी हैं, इस अवार्ड में 3 कैटेगरी बनाई हुई हैं। वाइज यूज ऑफ वेटलैंड इस कैटेगरी में दिया जाता है, कोई इनोवेशन किया हो वेटलैंड्स को बचाने के लिए उसमें दिया जाता है, और कोई इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी बनाई हो उसमें दिया जाता है। इस अवार्ड में भी 3 कैटेगरी होती हैं। वाइज यूज ऑफ वेटलैंड वाली कैटेगरी में जयश्री वेंकटेशन को मिला है।
ये जो अवार्ड दिया जाता है इसमें भी 3 कैटेगरी हैं। वाइज यूज ऑफ वेटलैंड वाले में जयश्री वेंकटेशन को मिला। जयश्री वेंकटेशन ने तमिलनाडु के अंदर काफी अच्छा काम किया है वेटलैंड्स वगैरह को प्रोटेक्शन में, सस्टेनेबल मैनेजमेंट में। देखो ये लिखा है वेंकटेशन, उन्होंने काफी समय अपना जो दिया मेन चेन्नई में पल्ली करनई मार्श एरिया, मेन फोकस इनका इस एरिया में रहा है। अब एरिया वगैरह तो नहीं, आपको ध्यान रखना अवार्ड और जयश्री वेंकटेशन का नाम, बस 2 वर्ड क्वेश्चन है। जयश्री वेंकटेशन इंडियन पर्सन पहली, क्या मिला है? रामसर अवार्ड वेटलैंड्स के वाइज यूज के लिए। बस पूरी कहानी नहीं पढ़नी है, पूरी कहानी की जरूरत नहीं है। रामसर अवार्ड इस कैटेगरी में फर्स्ट इंडियन पर्सन जयश्री वेंकटेशन, बस 3 वर्ड क्वेश्चन है एग्जाम का केवल। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, मैंने बताया 2 फरवरी हर साल होता है वेटलैंड्स डे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था इसी दिन, 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन साइन हुई थी। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हर साल इसी डेट को मनाया जाता है। सवाल आता है इस बार जो वेटलैंड्स डे था उसकी थीम क्या थी? ये थीम के साथ मनाया गया, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। इस बार का जो वेटलैंड्स डे हुआ है उसकी थीम क्या रखी गई थी? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। इस मौके पर भारत के भी 4 साइट है जिनको रामसर साइट में ऐड किया गया है। इस रामसर लिस्ट में 4 साइट और जोड़े गए हैं, तो 85 रामसर साइट थे, अभी हमारे पास 89 हो गए, 4 और जोड़े गए हैं। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को हर साल होता है। वेटलैंड्स के इंपॉर्टेंस अवेयरनेस को फैलाने के लिए दुनिया में इस बार का जो आयोजन था उसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। और भारत के 4 नए वेटलैंड्स रामसर लिस्ट में ऐड हुए हैं। भारत के 4 नए रामसर साइट ऐड हुए हैं, टोटल संख्या पहुंच गई है 89। ये एनवायरनमेंट के तो अपडेशन है, और किसका अपडेशन है? वेटलैंड्स वगैरह एनवायरनमेंट का टॉपिक है। देखो तो इस बार जो 4 साइटें ऐड की गई हैं उसमें उधवा लेक झारखंड का, उधवा लेक झारखंड एक साइट तो ये जोड़ी गई है। थीरथंगल, थीरथंगल और सक्कर कोट्टई दोनों तमिलनाडु के हैं, ये 2 तमिलनाडु के। और खेचियोपालरी सिक्किम, खेचियोपालरी सिक्किम, ये 4 वेटलैंड जोड़े गए हैं। 4 नए रामसर साइट जो भारत की तरफ से लिस्ट में शामिल किए गए हैं, उधवा लेक, थीरथंगल एंड सक्कर कोट्टई तमिलनाडु और खेचियोपालरी सिक्किम। अब करंट का ये क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो रामसर साइट जोड़े गए हैं कौन से हैं? क्वेश्चन समझ आया? उधवा लेक झारखंड, थीरथंगल सक्कर कोट्टई तमिलनाडु, खेचियोपालरी सिक्किम, ये 4 वेटलैंड ऐड हुए हैं। 85 थे, अब टोटल हो गए हैं 89। इन 4 को मिलाकर हो गए हैं 89। तमिलनाडु के पास सबसे ज्यादा रामसर साइट हैं 20। किस राज्य के पास सबसे ज्यादा रामसर साइट हैं? तमिलनाडु 20। अभी पंजाब भी न्यूज में रहा, पंजाब में बर्ड्स वगैरह की संख्या में कमी देखी जा रही है। माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं वेटलैंड एरिया में आते हैं वो। पंजाब के पास 6 वेटलैंड है, 6 वेटलैंड है जिनमें सबसे बड़ी इन 6 में हरिके। पंजाब के पास 6 वेटलैंड है जिनमें सबसे बड़ी वेटलैंड है हरिके। यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स जो आती हैं साइबेरियन क्रेन वगैरह, उस संख्या में कमी देखी गई है। अभी न्यूज में था ये, पंजाब अभी न्यूज में रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी ऐसी हो रही है जो एरिया को नुकसान पहुंचा रही है। वेटलैंड एरिया इसका मतलब कम हो रहा होगा, डिस्ट्रॉय किया जा रहा होगा। तो हरिके वेटलैंड वगैरह है, 6 मेजर वेटलैंड पंजाब में अच्छी खासी माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आती थी, जैसे कंजली वेटलैंड है, रोपड़ है, नांगल है, कई वेटलैंड यहाँ पर है। पर इसमें डिक्लाइन देखा गया है। हाल ही में रिपोर्ट आई, सर्वे हुआ जिसमें डिक्लाइन देखा गया कि पंजाब में जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती थी उस संख्या में कमी आई है। 13.7% का डिक्रीज अभी हाल ही में देखा गया है पंजाब में। इसको लेकर पंजाब के वेटलैंड्स न्यूज में थे, पंजाब का वेटलैंड एरिया न्यूज में था, माइग्रेटरी बर्ड पॉपुलेशन डिक्लाइन देखा गया हाल ही में। समझ आ गया क्वेश्चन? इसके बाद वेटलैंड क्या होते हैं ये सब मैंने डिफाइन किया, अभी बताया था आपको। वेटलैंड का क्या काम होता है? वाटर कंजर्वेशन, ग्राउंड वाटर टेबल को बढ़ाना, क्योंकि वेटलैंड से पानी नीचे जाकर
ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ा देता है। अगर आप हर जगह सड़क बना दोगे तो सड़क से ग्राउंड ये वाटर नीचे नहीं पहुंच पाएगा ग्राउंड वाटर में। वेटलैंड एरिया जो होता है उससे पानी रिसाव होकर ग्राउंड वाटर के लेवल को इंप्रूव कर सकता है। अगर आप वेटलैंड की जगह रोड बना दो पक्की तो बारिश का पानी वगैरह नीचे ग्राउंड वाटर तक नहीं जा पाएगा। तो वेटलैंड्स ग्राउंड वाटर लेवल को भी इंप्रूव करता है, फ्लड के प्रभाव को भी कम करता है, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी जरूरी है, वेजिटेशन के लिए भी जरूरी है, कई सारे रोल है, कार्बन सिंक भी है। ये देखो लिखा है वेटलैंड वो एरिया है जहां लैंड और वाटर मिक्स हो रहा हो। वेटलैंड जरूरी है बायोडाइवर्सिटी के लिए, कई सारी प्रजातियां यहाँ देखने को मिलती हैं। वेटलैंड्स का नेचर में क्या रोल है? वाटर कंजर्वेशन, रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। ये आपका वाटर कंजर्वेशन एक टॉपिक भी है यूपीपीएससी एई में, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड्स वहां पर भी क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा एक मैंने वाटरशेड पढ़ाया था, वाटरशेड भी क्वेश्चन है कंजर्वेशन का। वाटर कंजर्वेशन में वाटरशेड भी आता है। फिर वाटर कंजर्वेशन में खेती के नए नए तरीके जैसे ड्रिप इरिगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारे टॉपिक आएंगे। वाटर कंजर्वेशन में आपका वेटलैंड, ये वाटरशेड, ड्रिप वाटर इरिगेशन, जो नए नए तरीके हैं इरिगेशन के, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। फ्लड के प्रभाव को भी कम करता है। वेटलैंड कार्बन सिंक है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है, पर प्रॉब्लम क्या है? मीथेन को रिलीज करता है। CO2 को एब्जॉर्ब करता है, मीथेन को रिलीज करता है। जो मछुआरे वगैरह होते हैं उनके लिए आजीविका का भी साधन है। वेटलैंड एरिया में मछली पकड़ने का काम भी कर लेते हैं। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स को बचाने के लिए 1971 में साइन हुई थी। डेट था 2 फरवरी। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर सिटी में हुआ था। गवर्नमेंट्स के बीच की ट्रीटी थी वेटलैंड्स को बचाने के लिए। वेटलैंड को किन चीजों से खतरा है और कैसे बचाया जाए? तो खतरा किन चीजों से बता ही दिया मैंने। स्ट्रक्चर बना रहे हैं या केमिकल इंडस्ट्री का डाल रहे हैं, उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, सैंड माइनिंग जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं। तो ये सब कारण है जो खतरे हैं। और कंजर्वेशन के लिए क्या कर सकते हैं? पेड़ पौधे ज्यादा लगाए जाएं, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाई जाएं, वेटलैंड एरिया को डिस्ट्रॉय होने से बचाएं, टाइम टाइम पे ऑडिट किया जाए, मॉनिटरिंग की जाए, सर्विलांस अच्छा होना चाहिए। यही सब कैंपेन चलाए जाएं, लोगों को जागरूक किया जाए कि वेटलैंड एरिया को कब्जा ना करें, इंक्रोचमेंट ना करें। वो दोनों मेथड भी लिख दिए हैं। इन्वायरमेंट में पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, पर यहाँ पर भी लिख दिया है कि अगर किसी ने वहां पे नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ से देख ले। 2-3 बार टॉपिक रिपीट हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। इन्वायरमेंट में पूरा लेक्चर है इसके ऊपर, और यहाँ पर भी लिख दिया है, सेम चीज बता दी है कि भाई वहां नहीं पढ़ाओ तो यहाँ से देख लेंगे। ठीक है। बहुत डिटेल में, बहुत तरीके से सब चीजें बताई है वहां पर हमने। करंट का टॉपिक तो खाली इसमें इतना ही था कि नए 4 साइट ऐड हुए हैं। करंट तो इसमें इतना ही था, बाकी तो एनवायरमेंट का ही पार्ट था जो पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक, महिला समृद्धि योजना। अभी दिल्ली में चुनाव हुए, रेखा गुप्ता नई सीएम बन गई हैं, और दोनों पार्टी ने क्या कमिटमेंट किया था? महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए 2,500 रुपए दिए जाएंगे, 2,500 रुपए दिए जाएंगे। तो उस योजना को नाम क्या दिया गया है? अब ये सवाल है। महिला समृद्धि योजना ये किसने लॉन्च किया है? दिल्ली गवर्नमेंट का प्रोग्राम है महिला समृद्धि योजना। इतना ही क्वेश्चन है बस। 2,500 रुपए, 2,500 रुपी विमेन को दिया जाएगा। और विमेन में भी कंडीशन है, 21 से 60 ईयर एज ग्रुप में जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख के अंदर हो। मतलब पुअर जो क्लास है उसको सपोर्ट करने के लिए, पुअर क्लास को सपोर्ट करने के लिए, सबके लिए नहीं है, ओपन टू ऑल नहीं है। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन, मतलब 8 मार्च के दिन, वुमेन्स डे के दिन न्यूली इलेक्टेड बीजेपी गवर्नमेंट महिला समृद्धि योजना लॉन्च की है। ये स्कीम महिलाओं को सपोर्ट करेगी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों को, सबके लिए नहीं है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2,500 रुपये मंथली दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? 21 से 60 ईयर एज ग्रुप में जिनके परिवार की एनुअल इनकम 3 लाख से कम होगी। एनुअल इनकम 3 लाख से कम होगी, उनके लिए है। तो महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार का प्रोग्राम है। बस यही क्वेश्चन है, जिसमें 2,500 रुपए 21 से 60 साल के एज ग्रुप में दिया जाएगा वुमेन को, और 3 लाख से कम इनकम होना चाहिए एनुअली, तब मिलेगा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, अभी हाल ही में एक डाटा जारी किया गया है। एक संस्था है IQ एयर,
बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं इन चीजों पर, रिपोर्ट्स आती रहती है। IQ एयर नाम से एक संस्था ने रिपोर्ट जारी की, उसने कहा कि 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज जो ग्लोबली हैं उसमें 13 अकेले इंडिया के हैं। दुनिया के 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में इंडिया के 13 सिटीज हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड बिरनिया हाट असम रखा गया है, दिल्ली नंबर 2 पे है। अभी ये डाटा आया है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें IQ एयर नाम की संस्था ने ये जारी किया। 20 सबसे पॉल्यूटेड सिटी दुनिया में, उनमें 13 अकेले इंडिया के हैं। सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड बिरनिया हाट असम, इसको रखा गया टॉप पर। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, इंडिया दुनिया में 5वां सबसे पॉल्यूटेड है। ओवरऑल इंडिया का पॉल्यूशन लेवल दुनिया में 5वें नंबर पे। इंप्रूवमेंट हुआ है, थर्ड से 5वें पे चला गया है। 2023 में इंडिया 3rd पोजीशन पे था पॉल्यूशन के मामले में, मतलब पॉल्यूशन में गिरावट आई तो है पर अभी भी स्थिति सही नहीं है। 2023 में हम 3rd नंबर पे थे, इस बार हम 5th नंबर पे हैं पॉल्यूशन के मामले में। थोड़ा कम तो हुआ है पॉल्यूशन, पर अभी भी स्थिति सही नहीं है। 20 में 13 शहर हमारे ही हैं, ठीक है। तो इस बार का जो डाटा आया, लास्ट ईयर हम 3rd नंबर पे थे, अभी हम 5th नंबर पे हैं। कुछ गिरावट आई है पर उसके बाद भी अभी भी स्थिति सही नहीं है। 7% लगभग PM 2.5 का लेवल कम हुआ है। PM 2.5 वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो बहुत छोटे साइज के, ये तो एनवायरनमेंट में सबने पढ़ा हुआ है, PM 2.5 सबको पढ़ाया हुआ है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5, बहुत छोटे साइज के पार्टिकल। तो PM 2.5 के लेवल में 7% की कमी आई है। रैंक हमारी इंप्रूव हुई है, 3 से 5 पे आ गए, पर अभी भी ये लेवल ज्यादा है। दिल्ली सेकंड पे है, बिरनिया हाट टॉप पे, दिल्ली सेकंड पे। जो लिस्ट आई है वो ये है। टॉप 3 देख लो बस, सारे मत पढ़ो। टॉप 3 बिरनिया हाट, दिल्ली, मुलानपुर। बिरनिया हाट, दिल्ली, मुलानपुर। और यूपी का अगर देखना है तो यूपी का लोनी। यूपी की अगर बात की जाए तो लोनी, उसके बाद ग्रेटर नोएडा। भाई इंडिया के ये रैंक है, बिरनिया हाट, दिल्ली, मुलानपुर। मुलानपुर कहाँ ये देख लो जगह, बाकी यहाँ लोनी यूपी। लोनी गाजियाबाद के पास, लोनी यूपी गाजियाबाद के पास। मुलानपुर लुधियाना पंजाब के पास दिखा रहा है, लुधियाना पंजाब। तो यूपी का इसमें लोनी, लोनी और ग्रेटर नोएडा, लोनी और ग्रेटर नोएडा। उसके बाद ये मुजफ्फरनगर, मेरठ के पास, नोएडा। टॉप पॉलिटिसिटी में ये डाटा आया है। एनवायरनमेंट का अगला अपडेशन पहले समझ लें है क्या। 1992 एनवायरनमेंट की बहुत बड़ी समिट हुई थी, यूएन ने कराया था, जिसको हम रियो समिट कहते हैं। सभी ने पढ़ा है ये। एनवायरनमेंट की बहुत बड़ी समिट हुई थी 1992 रियो डी जेनेरो, यूएन ने कराया था। रियो समिट बोलते हैं उसको। यहाँ पे कई सारी कन्वेंशन वगैरह साइन हुई थी। एक आपने नाम पढ़ा था एजेंडा 21, ये नाम सुना था। उसके बाद आपने एक सुना था UNFCCC, एक आपने सुना था CBD। कई सारी कन्वेंशन वगैरह का जिक्र हुआ था वहां पर, डिटेल में बताया था हमने। तो UNFCCC की जो हर साल मीटिंग होती है उसे क्या कहते हैं, कॉप, कॉप कहते हैं। CBD की जो मीटिंग होती है उसको भी कॉप कहते हैं। तो UNFCCC की जो मीटिंग है वो भी कॉप है, CBD की जो मीटिंग है वो भी कॉप है। कॉप शब्द का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब कंट्रीज की बैठक। पार्टीज का मतलब जो मेंबर हैं, जो कंट्रीज हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो कंट्रीज की बैठक होती है। अब अगर UNFCCC की बैठक होगी, कॉप होगी, तो वो किसके बारे में होगी। UNFCCC कन्वेंशन डेडिकेटेड है क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। और CBD ये जो कन्वेंशन है ये बायोडाइवर्सिटी के लिए है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो अगर CBD की जो बैठक होगी, कॉप होगी, वो किसके लिए होगी,
बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए होगी। क्वेश्चन समझ आ रहा है? तो रियो समिट में कई सारी कन्वेंशन एनवायरनमेंट के अलग अलग क्षेत्र के लिए हुई थी, जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए यूएनएफसीसीसी था, बायोडाइवर्सिटी कैसे बचाया जाए उसके लिए सीबीडी था। तो इनकी मीटिंग होती है समय समय पर। यूएनएफसीसीसी की मीटिंग को कहते हैं कॉप, सीबीडी की मीटिंग को भी कहते हैं कॉप। तो यूएनएफसीसीसी की मीटिंग हमने बताई थी, कॉप 28, कॉप 29 दोनों बताई हुई हैं। जरा कॉप 29 बताइए कहाँ हो रही है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी इस पर, इंपॉर्टेंट है। कॉप 28, 29 दोनों इंपॉर्टेंट है। कॉप 28 कहाँ हुई थी, बता के भेजा था, कई एग्जाम में आया भी, कई एग्जाम में पूछा भी गया। और कॉप 29 कहाँ होनी वो बता दो। कॉप 28 दुबई और कॉप 29 बाकू, अजरबैजान, बाकू, अजरबैजान की राजधानी बाकू। तो यूएनएफसीसीसी की जो मीटिंग है, इसकी जो कॉप है, कॉप 28 हुई थी लास्ट ईयर दुबई में। इसके बाद कॉप 29, इसका लोकेशन है बाकू। बाकू अजरबैजान की राजधानी का नाम है, ये अजरबैजान की राजधानी है बाकू। तो बायोडाइवर्सिटी जो सीबीडी की मीटिंग होगी उसको भी कॉप कहते हैं, और वो बायोडाइवर्सिटी के बारे में है। ठीक, तो अब क्वेश्चन ये है आपका कि सीबीडी की जो मीटिंग है कॉप, कॉप 16 नंबर मीटिंग, यूएनएफसीसीसी की मीटिंग 29 नंबर की जो बाकू में हुई, और ये 16 नंबर की मीटिंग है सीबीडी की। ये अभी हाल ही में कहां पर, रोम इटली, 25 से 27 फरवरी के बीच हुई है रोम इटली में। क्वेश्चन समझ आया है? तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा था, जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं जीके के, जैसे एनवायरनमेंट है, वो सब अगर आपने स्टैटिक पोर्शन पढ़ा हुआ है तो करंट में सिर्फ अपडेशन का पार्ट है। अब सीबीडी सबने पढ़ा हुआ है एनवायरनमेंट में अगर, तो करंट में हमें क्या करना है, बस कॉप 16 कहां हुई है ये बताना है। जीएस का तरीका पढ़ने का यही होता है। आईसीटी आपने पढ़ लिया, कोई अपडेशन कहीं आएगा या एनवायरनमेंट का कोई अपडेशन, तो बस अब बैकग्राउंड अगर सारा मालूम है तो हमें केवल अपडेशन करना है। जैसे मान लो रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट पता है, तो करंट का क्वेश्चन क्या है, 4 नई साइटें कौन सी ऐड हुई है वो बताओ, 2 लाइन बस। पर बैकग्राउंड नहीं पता होंगे तो करंट अफेयर ऐसे नहीं पढ़ सकते आप। तो कॉप 16 नंबर सीबीडी की 16वीं बैठक कॉप रोम इटली में आयोजन हुआ 25-27 फरवरी के बीच। यहाँ पे क्या कहा गया, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए फंडिंग करना, बेटर प्रोटेक्शन हो सके, यही सब। इससे पहले बैठक हुई थी कोलंबिया में, काली जगह है, काली, काली कोलंबिया, इससे पहले की बैठक काली कोलंबिया में हुई थी। तो 16वीं बैठक सीबीडी की रोम इटली में हुई है 2025 में। और ग्लोबल लीडर्स जो हैं उन पे एक दबाव था कि पॉलिसी बनाई जाए, फंडिंग वगैरह का इंतजाम किया जाए, बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाया जाए, क्योंकि डिले हो रहा है, डिसीजन मेकिंग में डिले हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी के लिए जो कमिटमेंट तय किए थे, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए जो जो डिसाइड हुआ था, जो जो कमिटमेंट थे, वो डिले हो रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन नहीं हो पा रहा है। तो इस बैठक में रिजॉल्व कर दिया जाए। पहले की जो बैठकें हुई उसमें डिसीजन हुए थे, बायोडाइवर्सिटी के लिए हमारे कमिटमेंट हैं, उसको बचाया जाए, पर फाइनेंशियल डिसीजन ना हो पाने के कारण, डिले होने के कारण ये टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा। तो यही सब बैठक यहाँ पर की गई है कि भाई बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए जो हमारा कमिटमेंट है, जो हमने कोलंबिया समिट में भी बातचीत की थी, उसको रिजॉल्व किया जाए और इसका बेटर प्रोटेक्शन कैसे होगा। सवाल एग्जाम का खाली यही बनता है, कॉप 16 बैठक सीबीडी की कहाँ पे हुई है और ये किसके बारे में है, ये बायोडाइवर्सिटी के बारे में है। सीबीडी का नाम ही बायोडाइवर्सिटी वर्ड है, बीडी का मतलब, ये देखो लिखा है ना, काली फंड। कोलंबिया वाली जो मीटिंग हुई थी वहां पे फंडिंग मैकेनिज्म काली, इसको बनाने की बात हुई थी, पर डिसीजन नहीं हो पाया, फाइनल नहीं हो पाया। तो इस बैठक में हम लोग बैठ के तय कर लें, फंडिंग वंडिंग का इंतजाम हो जाए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए काम किया जाए। टारगेट क्या है, बायोडाइवर्सिटी लॉस को कम करना, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना, 2030 तक हमको ये पूरा करना है। तो क्वेश्चन खाली वही है, बैठक कहां पर हुई और किसके बारे में है, खत्म बात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नए कौन बन गए हैं, ज्ञानेश कुमार। मिस्टर ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त। देखो, इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पूरी जानकारी कहां पर मिलती है, संविधान के आर्टिकल 324 में। संविधान के आर्टिकल 324 पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन का क्या कामकाज होगा। होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन,
जो सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल इलेक्शंस का मैनेज करेगा। प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट का हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, बहुत सारे चुनाव जो हैं वो इलेक्शन कमीशन कराता है। स्टेट में जो पंचायत वगैरह के या म्यूनिसिपैलिटी वगैरह के चुनाव होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है, सेंटर वाली नहीं। ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव या लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधानसभा जो राज्यों की है उनका भी चुनाव, ये सब इलेक्शन कमीशन करता है, सेंटर वाला, केंद्र वाला। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव जो होते हैं वो सेंटर वाला नहीं कराता, वो स्टेट की अपनी इलेक्शन कमीशन कराती है। भाई पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव जो होंगे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर आता है। पॉलिटी के अंदर हमने डिटेल में बताया हुआ है सब, वो आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर। ठीक है, तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, केंद्रीय चुनाव आयोग, आर्टिकल 324 में इसकी पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लिखा हुआ है। केंद्रीय चुनाव आयोग के अंदर होते हैं, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त, और दो होंगे इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, ईसी का मतलब इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग को चलाने के लिए एक मुख्य चुनाव आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दो इलेक्शन कमिश्नर। तो राजीव कुमार सीईसी थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, अभी वो रिटायर हो गए, उनकी जगह ज्ञानेश कुमार जो थे वो इलेक्शन कमिश्नर थे, उनको प्रमोट करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। और इलेक्शन कमिश्नर की एक पोस्ट खाली हुई, उसमें एक दूसरे पर्सन को बिठा दिया, विवेक कुमार, यही लिखा है। तो ज्ञानेश कुमार 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं भारत के, 19 फरवरी को। इलेक्शन कमिश्नर थे, प्रमोट करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया है उनको। और इनका कार्यकाल 2029 तक चलेगा, 2029 तक कार्यकाल चलेगा। किसको रिप्लेस किया है इन्होंने? राजीव कुमार। राजीव कुमार ये सीईसी थे, इनकी जगह अब ये बन गए हैं। मिस्टर ज्ञानेश कुमार 1988 बैच केरला कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। ये सब एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, ये सब एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। ये इस पद पर आने से पहले सेक्रेटरी हुआ करते थे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन में। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन कोई बहुत पुराना मंत्रालय नहीं है, ये जल्दी का बना हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन कोई बहुत पुराना मंत्रालय नहीं है, जल्दी का बना हुआ मंत्रालय है। करंट अफेयर में पढ़ाया भी हुआ है मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन में सेक्रेटरी हुआ करते थे ये। फिर ये इलेक्शन कमिश्नर बने, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए मिस्टर ज्ञानेश कुमार। क्वेश्चन देख लो, समझ आ रहा है नहीं? क्लियर है? तो मिस्टर ज्ञानेश कुमार 1988 बैच केरला कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन में सेक्रेटरी थे, वहां से रिटायर हुए, इलेक्शन कमिश्नर बने, अब प्रमोट होकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। एक सवाल यहां पर लिखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ये अलग से एग्जाम के मतलब का है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ये क्रिएट कब की गई है? 2021 में। ये ऐड कर लो जरा पॉइंट। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जुलाई 2021 में क्रिएट की गई है, और इसके मिनिस्टर कौन होते हैं? मिस्टर अमित शाह। करंट अफेयर जो मैंने कराया था ये नवंबर वाला, नवंबर तक का, उसमें सब बताया भी था, पहले ही बताया था, पर नोट कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में क्रिएट की गई है, अमित शाह उनके अंडर में है, ये गृह मंत्री है ना, उनके अंडर में है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन में सेक्रेटरी हुआ करते थे ज्ञानेश कुमार, फिर इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए हैं। किसको रिप्लेस करके बने हमने बता ही दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले एक अपना कुछ गाइडलाइंस वगैरह जारी की थी
कि इलेक्शन कमिश्नर वगैरह का चुनाव जब होते हैं, इनको जब सेलेक्ट किया जाता है तो उन्होंने अपना एक बताया कि ये लोग होने चाहिए उस पैनल में। तो सब कुछ तो मान लिया गवर्नमेंट ने, उसमें लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, उनको छोड़कर बाकी सब मान लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुछ समय पहले ही चर्चा में था, ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है कि सीईसी वगैरह का चुनाव जो होता है, देखो यहाँ पर ये लिख दिया, ये देखो अभी हाल ही में एक एक्ट पास हुआ था, देखो एक नया लॉ कुछ समय पहले पास हुआ था जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कैसा किया जाए उसके बारे में 2023 का एक एक्ट पास हुआ था। 2023 का एक कानून पास किया गया जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका अपॉइंटमेंट, सर्विस कंडीशन क्या होगी, टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगी, इसके बारे में कानून बनाया गया 2023 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें एक पर्सन इनको सेलेक्ट करने में, जो टीम सेलेक्ट करेगी, जो सिलेक्शन पैनल होगा इनको अपॉइंट करने का, उसमें एक व्यक्ति सीजेआई भी रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो क्या कहा था कि इनका जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा, जो सिलेक्शन पैनल होगा, उसमें पीएम रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा लोकसभा में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। ये सब इन्होंने बताया था कि जो कानून बना है हमें कोई ऐतराज नहीं है, पर सिलेक्शन पैनल के अंदर पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा वाले, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये लोग रहेंगे। तो गवर्नमेंट ने चीजें मान तो ली, पर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पर यूनियन मिनिस्टर, एक केंद्रीय मंत्री रखा जाएगा, ये कहा। मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल कहीं ना कहीं ज्यादा हो गया, बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी रखा जाएगा सिलेक्शन पैनल में, गवर्नमेंट ने बाकी सब तो मान लिया। जो जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है, इसको नहीं माना। देखो लिखा है ना, सेंटर ने सीजेआई को रिप्लेस कर दिया यूनियन मिनिस्टर से। तो आप मुझे बताओ जरा, पीएम जो रूलिंग पार्टी है उसी का होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह आपने केंद्रीय मंत्री रख लिया, खाली विरोधी पार्टी का जो नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता बस एक व्यक्ति, सब पॉलिटिकल लोग हैं। जुडिशरी वाला एक ही व्यक्ति सीजेआई को रखना था, उसकी जगह भी केंद्रीय मंत्री को रख दिया। तो जो कानून पास हुआ था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जो होगा, सर्विस कंडीशन, टर्म ऑफ ऑफिस जो होगी, उसको सेलेक्ट करने की जो कमेटी है, जो पैनल उनको सेलेक्ट करेगा, उसमें कानून बनाया गया कि पीएम होंगे, विपक्ष का नेता होगा लोकसभा वाला, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह यूनियन मिनिस्टर माना गवर्नमेंट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, केंद्र ने कहा सीजेआई की जगह केंद्रीय मंत्री रहेगा। तो अब ज्यादा कंट्रोल किसके पास आ गया? इसका मतलब जुडिशरी का तो इन्वॉल्वमेंट कुछ रहेगा नहीं, ज्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास ही चला गया। और आए दिन देखो क्या विरोध होता है कि जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, सरकार जो कह रही है उनके इशारे पर काम कर रहा है। यही तो एलिगेशन लगते हैं बार बार कि सरकार अपने इशारे पे नचा रही है, गवर्नमेंट जैसे चाह रही है चुनाव आयोग वैसे काम कर रहा है। तो एलिगेशन इसीलिए क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है, पॉलिटिकल लोग ही हैं, जुडिशरी को तो इन्वॉल्व भी नहीं किया। अब देखो अभी जो इनका अपॉइंटमेंट किया गया है, किन लोगों ने किया है? सिलेक्शन पैनल, इनका जो अपॉइंटमेंट किया गया है उसमें गृह मंत्री अमित शाह, एक यूनियन मंत्री होना चाहिए ना, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री को साथ में लिया, पीएम थे और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, इन्हीं लोगों ने मिलकर तय कर लिया किसको बनाना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं लिए गए इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था पर लिया नहीं गया, सीजेआई की जगह केंद्रीय मंत्री ले लिया। तो 2023 में जो कानून पास हुआ था इन लोगों के अपॉइंटमेंट के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी कि सीजेआई को भी रखो, केंद्र ने उसको नहीं माना कि कोई सेंट्रल मिनिस्टर रखेंगे हम इसमें, तो गृह मंत्री को रखा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा बढ़ गया है यहाँ पर। यही डिबेट चल रही थी, इसी पे चर्चा चल रही थी। तो अभी इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं ज्ञानेश कुमार, और 2 इलेक्शन कमिश्नर जो इस समय हैं, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी अभी नए बने हैं। विवेक जोशी अभी नए बने हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो इस समय जो 3 मेंबर हैं, ज्ञानेश कुमार तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर हैं। प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी हैं। क्या ये समझ आ गया? क्लियर है भाई? नेक्स्ट पॉइंट, भारत के नए सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू थे,
पॉलिटी में पढ़ा है। गिरीश चंद्र मुर्मू थे, अब उनकी जगह नए बन गए हैं के संजय मूर्ति। सीएजी संविधान में आर्टिकल 148 में दिया है, तो क्या ये एक संवैधानिक संस्था है? इलेक्शन कमीशन भी आर्टिकल 324 में दिया है, क्या वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयोग या ये सीएजी, ये आर्टिकल 324 में दिया है चुनाव आयोग और 148 में दिया है सीएजी। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं? बिल्कुल हैं, संविधान के आर्टिकल में मेंशन्ड है, संवैधानिक संस्थाएं हैं। सीएजी का काम होता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई एक्सपेंडिचर, केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई एक्सपेंडिचर कहीं पर हुआ है, उसको ऑडिट करना और ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट भेजना। अगर सेंटर का इशू है तो प्रेसिडेंट को, स्टेट का इशू है तो गवर्नर को। फिर प्रेसिडेंट और गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्लियामेंट को या स्टेट हाउस को भेजना। फिर वहां पर पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, वो उस पर रिपोर्ट तैयार करती है। पूरी कहानी सीएजी की पढ़ाई हुई है। सीएजी को कहते हैं फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू पीएसी, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, कई नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, तो सीएजी की पूरी कहानी पॉलिटी में हमने बताया हुआ है। अब करंट अफेयर क्या है, नए सीएजी कौन बने हैं, बस इतना। मैं बार बार कह रहा हूं, जीएस का बैकग्राउंड वही है जो स्टैटिक आपने पढ़ा हुआ है, करंट केवल उसमें अपडेशन का काम करेगा। नए सीएजी कौन बन गए हैं, के संजय मूर्ति। अब पूरी पॉलिटी थोड़ी दोबारा पढ़ने बैठोगे हैं, ठीक। तो नए सीएजी कौन बने हैं, और सीएजी किसी को पनिशमेंट देता है क्या? इस सवाल का जवाब दो। सीएजी ऑडिट करता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार का पैसा कहीं लगा है, उसकी जांच करता है। पर क्या सीएजी किसी को पनिशमेंट भी देता है, किसी को पनिश करता है क्या? आर्टिकल 148, सीएजी किसी को पनिश नहीं करता, बस वो अपनी रिपोर्ट बना के, सेंटर का मामला है तो प्रेसिडेंट को भेज देगा, स्टेट का मामला है तो गवर्नर को भेज देगा। फिर उनकी जिम्मेदारी हाउस को भेजें, उसकी समरी बनाई जाए, हाउस के सामने रखी जाए। ये किसी को पनिश नहीं करते, बस अपनी ऑडिट करके रिपोर्ट दे देंगे। सेंटर का मामला तो प्रेसिडेंट को, स्टेट का मामला तो गवर्नर को। तो इस समय भारत के नए सीएजी जो बने हैं, के संजय मूर्ति। नंबर सबके याद नहीं कर पाओगे यार, बस ये ध्यान रखो पर्सन कौन बना है। ज्ञानेश कुमार भी नंबर थोड़ी याद कर पाओगे, नंबर की जरूरत भी नहीं है। केवल बस ये ध्यान रखना है भारत में पहले कौन थे, जीके में पढ़ाया है, और अभी कौन है। पहले कौन थे और अभी कौन है, बस ये सवाल है। नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। किसको रिप्लेस किया, गिरीश चंद्र मुर्मू को। तो आपको आरबीआई गवर्नर, सीईसी, सीएजी, पहला कौन और अभी कौन, बस ये सवाल है। जर्मनी में बर्लिन बेस्ड एक एनजीओ है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। करप्शन के बारे में हर साल इनकी रिपोर्ट आती है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। बर्लिन बेस्ड एक एनजीओ है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, पहले भी पढ़ाया हुआ है। अब नई रिपोर्ट भी आ गई है 2024 वाली। नई रिपोर्ट में भारत की रैंक है 96, 180 कंट्री में से हम 96 पर हैं। अब इसमें यह देखना है कि कम रैंक होगी तो आप कम करप्शन वाले माने जाओगे, या ज्यादा रैंक होगी तब माने जाओगे। देखो इसका जो स्केल होता है, देखो इंडिया 38 स्कोर था, डाउन फ्रॉम 39। 2023 में 39 पे थे, 2022 में 40 पर थे। इस बार हम 38 पर हैं, इसका जो स्केल है ध्यान दो, 0 से लेकर 100 के स्केल पे कैलकुलेशन की जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो डाटा बनाता है वो 0 से लेकर 100 के स्केल पर। 100 मतलब ज्यादा नंबर है तो क्लीन, और कम नंबर है 0 के नजदीक हो तो हाई करप्शन। 0 के नजदीक हो तो ज्यादा करप्शन है। अगर नंबर आपका स्केल अगर 0 के नजदीक आएगा तो हाई करप्शन, और अगर नंबर ज्यादा आ रहा है, 100 के नजदीक जा रहे हो तो वेरी क्लीन। 100 के नजदीक जा रहे हैं तो वेरी क्लीन। पाकिस्तान 135 पे है, श्रीलंका 121, बांग्लादेश 149, तो पड़ोसी देश कुछ से हमारी रैंक बेहतर है। चाइना 76 पे है, करप्शन चाइना में हमसे कम। तो पाकिस्तान 135, श्रीलंका 121, बांग्लादेश 149,
चाइना 76 और हम लोग हैं 96 पे। उससे पहले हम 93 पे थे, 96 पे हैं इस बार। पिछले साल 93 पे थे। 180 कंट्री की रैंक में से पिछली बार हम 93 थे, इस बार हम 96 रैंक पर हैं। क्लियर है? तो नंबर अगर कम आ रहा है, नंबर अगर घट रहा है, इसका मतलब करप्शन बढ़ रहा है। जैसे पहले आपका इसमें नंबर 40 आया, 39 आया, इस बार 38 आया स्कोर। जो डाटा निकाला गया 0 से 100 के स्केल पे 38 मार्क्स आए। तो नंबर कम अगर है तो रैंकिंग बढ़ गई। देखो, कम नंबर है तो करप्शन ज्यादा है। 0 के जितना नजदीक जाओगे करप्शन में रैंक उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जब हम लोग 39 नंबर लाए थे तो 93 रैंक पर थे। इस बार हम नंबर कम लाए तो रैंक करप्शन में बढ़ गई, 96 पे चले गए। तो जितना कम नंबर आएगा करप्शन उतना ज्यादा होगा। तो 38 नंबर लाए हैं और करप्शन बढ़ गया, इसका मतलब 96 पर चले गए। कम नंबर ज्यादा करप्शन। 0 से 100 का स्केल होता है, कम नंबर लाओगे इसका मतलब करप्शन ज्यादा है। तो हम लोग 2022 में 40 नंबर लाए, 23 में 39 नंबर लाए, इस बार 38 नंबर लाए, तो करप्शन बढ़ रहा है। इसका मतलब 0 से 100 के स्केल पे निकाला जाता है। सीपीआई बोलते हैं स्केल को, इस स्केल को सीपीआई कहते हैं। टॉप कंट्री कौन से होंगे? वही नॉर्थ यूरोप वाले जो हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, ये सब। डेनमार्क, फिनलैंड यूरोप वाले, सिंगापुर एशिया। टॉप 3 कौन है? डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर। टॉप कंट्री करप्शन सबसे कम है जहां, डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर। तो सवाल क्या है, इंडिया की रैंक कितनी है और टॉप 3 कौन है? इंडिया की रैंक कितनी है और टॉप 3 कौन है, यही सवाल है बस। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मैंने बताया कि एनजीओ है, बर्लिन हेडक्वार्टर है जर्मनी में। ये करप्शन वगैरह के बारे में डाटा जारी करते हैं, प्रोग्राम चलाते हैं करप्शन वगैरह में कैसे कमी लाई जाए ग्लोबली। हर साल रिपोर्ट जारी होती है। अमृत सरोवर प्रोग्राम, कई सारे वाटर बॉडीज को रेजुवनेट किया जाए, फिर से जीवित किया जाए। वाटर कंजर्वेशन का प्रोग्राम है मिशन अमृत सरोवर। मिशन अमृत सरोवर वाटर कंजर्वेशन का प्रोग्राम है। लॉन्च तो ये अप्रैल 2022 में हुआ था, पर 2025 में अभी डाटा जारी किया गया है कि 68,000 से ज्यादा तालाब इसमें जीर्णोद्धार किया गया है। वाटर कंजर्वेशन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है इंडिया का, मिशन अमृत सरोवर। तो मिशन अमृत सरोवर अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था कि पानी की कमी का मुकाबला कैसे करें, खासकर रूरल इंडिया में। तालाब के ऊपर लोगों ने घर बना लिए, तालाब की जमीन खत्म कर दी। तो इस प्रोग्राम में मोटिव ये था कि वाटर बॉडीज को रेजुवनेट किया जाए, जैसे कि तालाब, झील, नदी नाले सब सुरक्षित किए जाएं। 68,000 से ज्यादा तालाब जीर्णोद्धार किया गया है जनवरी 25 के डाटा तक। और इस प्रोग्राम में तय किया गया था हर जिले में 75 पौंड बनाए जाएंगे और पूरे देश में 50,000। टारगेट से आगे चल रहे हैं। जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2022 में, तो इसमें यह तय हुआ था हर जिले में 75 पौंड बनाए जाएंगे और पूरे देश में 50,000 से ज्यादा। और उससे ज्यादा निकल चुके हैं, टारगेट से ऊपर निकल चुके हैं। 68,000 हमने जनवरी 25 तक अचीव कर लिया है। तो ये इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वाटर कंजर्वेशन के लिए, और इसमें जन भागीदारी को भी शामिल किया जा रहा है। तालाब वालाब बनाने में लोकल लोगों का भी सहयोग, जन भागीदारी, कि लोग तालाब की जमीन सुरक्षित रखें, कब्जा ना करें, प्रोटेक्ट करें, ये सब। तो ये भी कुछ फेजेस में चल रहा है। पहला फेज जो है वो सफल रहा, अब दूसरे फेज में जन भागीदारी को और बढ़ाया जाएगा। सेकंड फेज में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को और बढ़ाया जाएगा, और कई मंत्रालय इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज भी है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज, ये सब मंत्रालय इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी वगैरह का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। किन जगहों पे तालाब बनना है, किन जगहों पे रेजुवनेशन करना है, ये सब जो कंप्यूटर प्लस ज्योग्राफी, एक जीआईएस टेक्नोलॉजी होती है ना, जीआईएस, कंप्यूटर प्लस ज्योग्राफी, लोकेशन वगैरह का पता करने के लिए। तो जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, कहां पर तालाब बनाए जाएं और किन जगहों पे तालाब की स्थिति को सुधारा जाए। नए तालाब बनने हैं और जो जहां तालाब हैं उनकी स्थिति को सुधारना है, एफिशिएंट तरीके से हम वाटर कंजर्वेशन कर सकें। सेबी ने अभी हाल ही में एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, मित्र प्लेटफॉर्म।
बहुत सारे लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करके भूल गए, कई साल तक ट्रैक नहीं किया, या कोई फैमिली मेंबर था उसने इन्वेस्टमेंट किया और वो नहीं रहा। तो कई बार क्या करते हैं लोग, उस पैसे को फ्रॉड कर लेते हैं कि बहुत समय से, मान लो बैंक में भी तो होता है, बैंक में कई बार फ्रॉड निकल के आते हैं कि किसी पर्सन का बैंक अकाउंट था, उसकी डेथ हो गई, उसके खाते में क्या था पता ही नहीं चला, और मैनेजर वगैरह ने साठ गांठ करके वो पैसा विड्रॉ कर लिया। या 10 साल बाद कोई पर्सन विदेश से लौटा, अपना अकाउंट चेक करने गया, पता लगा बैलेंस है ही नहीं। इस तरह के बहुत फ्रॉड होते हैं। शेयर मार्केट में भी इस तरह के फ्रॉड होते हैं। तो सेबी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मित्र नाम से, कि इस तरह के जो जिन लोगों के भी इन्वेस्टमेंट वगैरह थे, उनको ट्रैक कैसे किया जाए और उनको अपडेट कैसे भेजा जाए। इनएक्टिव अकाउंट जो पड़े हुए हैं, इनएक्टिव अकाउंट उनको कहते हैं 10 साल से जो यूज नहीं हुआ, 10 साल से जो यूज नहीं हुआ है शेयर मार्केट में, वो इनएक्टिव मान लिया जाता है। तो मित्र नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो आपको अपडेट वगैरह देगा, ट्रैक करेगा, जिससे आप देख पाओगे आपका इन्वेस्टमेंट कहीं अगर भूल भी गए हो तो आपको इससे पता लग जाएगा। तो सेबी ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टमेंट, इसी का नाम शॉर्ट में मित्र है। तो म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाते हैं वो भी शेयर में ही लगता है। तो म्यूचुअल फंड वगैरह में अगर पैसा लगा के भूल भी गए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कई बार लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, और कई बार मान लो किसी ने 2-4 साल पैसा जमा किया, उसके बाद नहीं जमा किया, भूल गया, तो इसके द्वारा ट्रैकिंग भी हो पाएगी और अपडेट भी मिलेगा कि भूले नहीं। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असेसमेंट मित्र प्रोग्राम सेबी ने लॉन्च किया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्या इसका मोटिव है? ये इनिशिएटिव का उद्देश्य है टू असिस्ट इन्वेस्टर इन ट्रैकिंग इनएक्टिव और अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियो। तो जो इनएक्टिव अकाउंट पड़े थे, या ऐसा पैसा पड़ा हुआ है जिसको कोई क्लेम नहीं कर रहा, क्या पता उस पर्सन की डेथ हो गई हो, तो इनएक्टिव अकाउंट जो पड़े हैं या अनक्लेम्ड पैसा जो पड़ा हुआ है, उसको अपडेट करेगा आपको। तो ये प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्ड करेगा टू कंसर्न, जहां इन्वेस्टर अगर लूज कर चुका है, वो भूल चुका है इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो उससे कांटेक्ट कैसे किया जाएगा, अवेयर कैसे किया जाए लोगों को इन सब चीजों के बारे में। इसके लिए मित्र प्लेटफॉर्म, मतलब आपका जो पैसा लगा हुआ था अगर वो भूल गए तो कैसे वो दोबारा आपके संज्ञान में आए, कैसे आपके संज्ञान में आए, कैसे ट्रैक हो पाए और आप दोबारा उस पैसे को कैसे पा सकोगे। मित्र प्लेटफॉर्म आपको उसमें मदद करेगा। ये है, तो सेबी का प्लेटफॉर्म है किस चीज के लिए, जो इनएक्टिव अकाउंट वगैरह पड़े हुए हैं, जो लोग भूल चुके हैं, कैसे उनको दोबारा इस पैसे को कैसे दे पाएंगे, या वो कैसे दोबारा ट्रैक कर सकेगा पोर्टफोलियो को। तो सेबी का क्वेश्चन बस यही है, मित्र प्लेटफॉर्म हाल ही में किसने लॉन्च किया? सेबी ने। सेबी ने, पर्पस क्या है वो भी हमने बताया। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025, गवर्नेंस चलाने के, सरकार को चलाने के नए नए तरीके पर डिस्कशन, सरकार कैसे चलाई जाए, नए नए तरीके के डिस्कशन, कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और इफेक्टिव गवर्नेंस कैसे हो। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के नाम से एक आयोजन होता है, ये दुबई में हुआ, कई सारी सरकारें यहाँ पे शामिल हुई, बातचीत हुई, डिस्कशन हुए, मिनिस्टर्स वगैरह गए, जहां पर चर्चाएं होती हैं गवर्नेंस वगैरह कैसे चलाया जाए और इफेक्टिव गवर्नेंस कैसे हो पाएगा। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 10 फरवरी 2025 को दुबई में आयोजन हुआ है। 12वां आयोजन किया गया, 12वीं बार आयोजन हुआ, जिसकी थीम रखी गई शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। कई देशों के मिनिस्टर वगैरह यहाँ इकट्ठा होते हैं, बातचीत होती है, फ्यूचर गवर्नेंस कैसे चलाया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल या बेटर गवर्नेंस कैसे होगा। तो यहाँ पे मेन डिस्कशन किस पे होता है? गवर्नेंस के बारे में, इनोवेशन के बारे में, नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन चीजों के बारे में चर्चाएं होती हैं। तो द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट फरवरी 10 2025 दुबई में आयोजन हुआ, 12वां आयोजन, ये थीम रखी गई थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, जहां पे 30 से ज्यादा देशों के लोग, 400 मंत्री इकट्ठा हुए, बातचीत हुई, इन चीजों पे चर्चा हुई, गवर्नेंस, इनोवेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सवाल क्या है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहां हुआ? दुबई। क्या थीम था? बस ये, खत्म हो गई बात। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोरम, मोबिलिटी फोरम, कई सारी चीजों पर चर्चा हुई। हमारी तरफ से ये मंत्री भी, भूपेंद्र यादव जो है एनवायरमेंट मिनिस्टर, ये भी गए थे, भूपेंद्र यादव ने भी अपनी स्पीच वगैरह दी थी, ये भी पार्टिसिपेट किए थे यहाँ।
भूपेंद्र यादव ने भी पार्टिसिपेट किया था। पीएम मोदी ने एक प्रोग्राम धन धान्य कृषि योजना इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने अनाउंस किया है इसको। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इस बार के बजट में अनाउंस की गई है। द पीएम धन धान्य कृषि योजना, ये वित्त मंत्री सीतारमन इन्होंने अनाउंस किया। बजट, इस बार के बजट में इसकी चर्चा थी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, खेती की जो उपज है, प्रोडक्टिविटी है, वो कैसे बढ़ाई जाए अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट में, जहां किसानों की स्थिति बहुत खराब है, उपज अच्छी नहीं है, तो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर स्थिति कैसे इंप्रूव करें कि किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी उन राज्यों में जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट, सारे जिलों में नहीं, बेसिकली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है एक। कुछ ऐसे जिले सरकार ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं जहां स्थिति सही नहीं है, नक्सलाइट एरिया भी होंगे, कई सारे अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट जिनको इंप्रूव किया जाए, ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए। तो इस प्रोग्राम का नाम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एडीपी। तो 100 जिलों पे फोकस करेंगे पहले। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नाम से पहले से एक चल रहा है, जिसमें कई जिले आइडेंटिफाई किए हुए हैं जहां पे पानी, खेती, हर चीज पे काम करने की जरूरत है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में इसको भी जोड़ लिया है कि उन जिलों में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा। ऐसे जिले जहां स्थिति खराब है, पीने का पानी नहीं, मेडिकल सही नहीं, खेती की स्थिति सही नहीं, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में चीजों को इंप्रूव करना है। महिलाओं की हेल्थ स्थिति सही नहीं, प्रेगनेंसी ठीक नहीं हो पाती, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जहां बहुत सारे काम करने की जरूरत है, हेल्थ भी, एजुकेशन भी, खेती भी, तो उसमें इसको भी जोड़ रहे हैं। धन धान्य कृषि योजना मतलब पूरे भारत के लिए नहीं है, ये उन जिलों के लिए है जो इसमें आते हैं। लगभग 100 जिले इस प्रोग्राम में भी आइडेंटिफाई किए गए हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर जहां जोर दिया जाए। और कैसे बढ़ाया जाएगा, इस प्रोग्राम में क्या सहायता की जाएगी, ये पांच मुख्य उद्देश्य हैं। इस प्रोग्राम के 5 मुख्य उद्देश्य, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एक ही खेती पर लोग निर्भर ना रहें, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें, बदलाव करें, और एग्रीकल्चर के लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिस का इस्तेमाल करें। बार बार केमिकल ही ना भरते चले जाए, केमिकल भर भर के जमीन खराब कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, क्रॉप डाइवर्सिफाई करना है, एक ही क्रॉप पर निर्भर ना रहे, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस उनको दी जाए। कम पानी में अच्छी खेती कौन से होगी, पेस्टिसाइड कौन से इस्तेमाल करने हैं, सॉइल की स्थिति क्या है, किस सॉइल पर क्या लगाना है। उसके बाद कटाई के बाद क्रॉप को सुरक्षित तरीके से स्टोर करने के लिए क्या होना चाहिए, पंचायत और ब्लॉक लेवल वगैरह में भी गोदाम वगैरह बनाए जाएं। फसल को काटने के बाद वो खुले में ना पड़ी रहे, खुले में पड़ी रहती है आंधी तूफान में बर्बाद हो जाती है बहुत बार। तो कटाई के बाद सही स्टोरेज उसको दिया जा सके, पंचायत और ब्लॉक लेवल पे भी बड़े बड़े गोदाम भी बनाए जाएं जहां सुरक्षित तरीके से स्टोर कर सकें। और इसमें इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना, खेती के लिए सिंचाई का अच्छा इंतजाम होना, ये भी इसमें शामिल है। और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे किसानों को क्रेडिट भी मुहैया कराया जाए। क्रेडिट मतलब कर्ज भी उनको आसानी से, भाई मशीन लेनी है, बीज लेना, जो चीजें उनको खेती में चाहिए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 2 तरीके के क्रेडिट लोन उनको दिए जाएं। तो 5 मुख्य चीजें इस प्रोग्राम में की जाएंगी, वो 5 हमने बताई। किसान को क्रेडिट भी दिया जाएगा, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, क्रॉप को काटने के बाद उसको रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम होना चाहिए, और सस्टेनेबल प्रैक्टिस फॉलो करे खेती में, इस पर भी ध्यान होना चाहिए। सरकार इसमें सहायता करेगी। डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कैसे पहचाने जाएंगे, तो मैंने बताया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वगैरह जो देखा जाएगा, और 3 पैरामीटर देखे जाएंगे। किस डिस्ट्रिक्ट को ये फायदे मिलेंगे, 3 पैरामीटर देखे जाएंगे। उस जिले में प्रोडक्टिविटी अगर कम है, क्रॉप इंटेंसिटी अगर मॉडरेट नेचर की है, और बिलो एवरेज क्रेडिट मैट्रिक्स, किसानों को मान लो कर्ज नहीं मिल पाता, किसानों तक क्रेडिट नहीं पहुंच पाता, तो 3 पैरामीटर के बेसिस पे उस जिले को शामिल करेंगे, प्रोडक्टिविटी, क्रॉप इंटेंसिटी और बिलो एवरेज क्रेडिट अगर मिल रहा है। क्रॉप इंटेंसिटी का मतलब क्या है, जितनी जमीन है उसमें से कितने में बुआई हो पा रही, कितने में खेती कर पा रहे हैं। ग्रॉस क्रॉप एरिया, खेती की टोटल जमीन कितनी है और कितने में बुआई कर पा रहे हैं। टोटल जमीन है 2 बीघा, बुआई खाली 20% पे कर रहे हैं,
तो इंटेंसिटी इसका मतलब कम है क्रॉप की, इसका मतलब जमीन सही से यूटिलाइज नहीं हो पा रही है। भाई खेती की जमीन ज्यादा है और बुआई थोड़े से एरिया में कर रहे हो, इसका मतलब लैंड का सही यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो, जितनी खेती होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। हिंद महासागर में सुरक्षा के लिए समय समय पे कॉन्फ्रेंस कराई जाती है, इसको इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। सवाल क्या है, इस बार की कॉन्फ्रेंस कहां हुई है? इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस मस्कट ओमान में आयोजन किया गया है और इस साल की थीम रखी गई है वॉयस टू न्यू होराइजन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। इंडिया भी इसमें एक इंपॉर्टेंट सदस्य है। तो हिंद महासागर में इंडिया और जो आसपास के नेबरिंग कंट्री वगैरह हैं, आइलैंड कंट्रीज वगैरह हैं, उन लोगों की कॉन्फ्रेंस होती है। ये आठवीं बार कॉन्फ्रेंस हुई है। तो हिंद महासागर में एक्चुअल में चाइना दखल बढ़ा रहा है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए या पायरेसी से बचने के लिए या लुटेरे जो अटैक कर देते हैं शिप पर, उससे बचने के लिए, व्यापार को बचाने के लिए, तो हिंद महासागर में कई देशों ने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, इनकी मीटिंग होती है। तो इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 हिंद महासागर की सुरक्षा, व्यापार, उन सब संबंधित है, जिसमें इंडिया और कई सारे कंट्री हैं, चाइना नहीं है इसमें। चाइना हिंद महासागर में अपने दखल को बढ़ा रहा है, उसको भी काउंटर करना है। ये सब डिस्कशन भी यहाँ हुए। तो 8वां एडिशन इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का मस्कट ओमान में आयोजन हुआ। एग्जाम का क्वेश्चन क्या है? इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, व्यापार के लिए, ये कहां पर हुई? अभी मस्कट ओमान में, फरवरी। और इस बार की थीम क्या थी? वॉयस टू न्यू होराइजन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? व्यापार और सुरक्षा दोनों को लेकर चलना, व्यापार और सुरक्षा दोनों पे फोकस है। तो ये कॉन्फ्रेंस क्या कहता है? नए नए पार्टनर्स भी जोड़े जाएं, नए नए कंट्री भी जोड़े जाएं मैरीटाइम सेक्टर में सहयोग के लिए, नए नए पार्टनर्स भी जोड़े जाएं मैरीटाइम सेक्टर के सहयोग के लिए। 60 से ज्यादा कंट्री और संस्थाओं ने भाग लिया था इस बार, 60 से ज्यादा कंट्री और संस्थाओं ने भाग लिया था। क्या क्या चर्चा हुई वही सब देखो। हिंद महासागर के क्षेत्र में व्यापार और सुरक्षा सही चलता रहे, इन्वायरमेंट के ऊपर भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी, देखो लिखा है ना, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और जियोपॉलिटिक्स, चाइना जो दखल बढ़ा रहा है अपना, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा हुई। इस क्षेत्र में क्या चैलेंजेस हैं? 70% ट्रैफिक और 90% इंपोर्ट। इंडिया के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। हिंद महासागर में इंडिया की मोनोपोली है और चाइना इस एरिया में दखल बढ़ा रहा है। देखो लिखा है, चाइना अपना इन्फ्लुएंस इस क्षेत्र में बढ़ा रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की नीति है उसकी। जीके करंट अफेयर में इंडिया चाइना पढ़ाया था मैंने, 2 लेक्चर हैं, इंडिया चाइना पढ़ाया है, 2 लेक्चर हैं उसके। वन बेल्ट वन रोड क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है, ये सब पढ़ाया हुआ है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है? हिंद महासागर में इंडिया के किनारे किनारे चाइना कई सारे पोर्ट बना रहा है, कई सारे पोर्ट डेवलप कर रहा है, कुछ कंट्री से लीज पे ले रहा है और कुछ खुद बना रहा है। तो इसको बोलते हैं मोतियों की लड़ी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। तो चाइना हिंद महासागर में अपना एक्सपेंशन कर रहा है, इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बोलते हैं। इस थ्योरी को एक्सपर्ट कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, कि जमीन पे तो दखल बढ़ा ही रहा है अपना, ये ओशियन में भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की नीति अपनाता है, किनारे किनारे घेरने के लिए। अब इस लाइन को देखो, तो हिंद महासागर के क्षेत्र में कई चैलेंजेस हैं। चाइना अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की स्ट्रेटजी अपनाता है और इस जगह पे रिस्क, खतरे को बढ़ा रहा है। कई सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं, सी लेवल बढ़ने से डूबने का खतरा, जैसे मालदीव। तो कई सारे चैलेंजेस इस एरिया में हैं, जो कम हाइट पर आइलैंड है उनको डूबने का खतरा है। उसके बाद सर्विलांस, लुटेरों से बचना, साइबर थ्रेट का खतरा, टेररिज्म, देखो लिखा है ना, टेररिज्म, लुटेरे अटैक कर देते हैं, सोमालियन पायरेट्स जैसे कि। तो कई सारे चैलेंजेस इस एरिया के हैं जिन पर यहाँ चर्चा हुई। जब ये बैठक होती है इस पर चर्चा की जाती है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हुआ है दिल्ली में। टेक्सटाइल सेक्टर का ग्लोबल इवेंट, ग्लोबल लेवल का इवेंट नई दिल्ली में हुआ है। सवाल क्या है? भारत टैक्स किसके बारे में है? भारत टैक्स नाम से भी आयोजन हुआ, ये किसके बारे में था? ये टैक्सेशन सेक्टर के बारे में था या ये टेक्सटाइल के बारे में? ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है। भारत टैक्स 2025 ग्लोबल इवेंट था टेक्सटाइल के बारे में, नई दिल्ली में हुआ 14 फरवरी से 17 फरवरी के बीच।
तो टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करने के बारे में यहाँ बातचीत हुई। पीएम मोदी ने यहाँ पर क्या अनाउंस किया कि भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, जो टेक्सटाइल इंडिया बेचता है बाहर, अभी 3 लाख करोड़ का है, ये 2030 तक 3 गुना हो जाएगा। इस इवेंट पर पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है, जो हम बेचते हैं बाहर, अभी 3 लाख करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं, 5 साल में हम इसको 3 गुना कर लेंगे। टेक्सटाइल के क्षेत्र में 3 गुना एक्सपोर्ट हमारा बढ़ने वाला है, ये अनाउंस किया पीएम मोदी ने। तो भारत टेक्स 2025 एक ग्लोबल आयोजन नई दिल्ली में किया गया फरवरी में, जहां पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 3 गुना बढ़ेगा 2030 तक, 5 साल में 3 गुना। और ये दूसरी बार आयोजन किया गया है। भारत टेक्स सेकंड एडिशन है एनुअल एग्जीबिशन का। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसका आयोजन करता है, टेक्सटाइल मंत्रालय जो है वो इसका आयोजन करते हैं। तो दुनिया भर के यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच यहाँ पे एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट भी हुआ है। तो यहाँ पे भारत के बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं, कई सारे गुड्स प्रोडक्ट वगैरह का एग्जीबिशन भी लगाया गया। 6000 से ज्यादा इंटरनेशनल बायर यहाँ पर आए थे, जापान, यूएई, अमेरिका, वहां से काफी लोग पार्टिसिपेट किए थे। सस्टेनेबिलिटी इसका जो थीम था, सस्टेनेबिलिटी, ये जो आयोजन हुआ था उसकी थीम सस्टेनेबिलिटी। ईयू, इंडिया, यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच पार्टनरशिप भी हुई है। ईयू और इंडिया के बीच में पार्टनरशिप भी हुई है कि इंडिया के टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को सपोर्ट किया जाएगा। 7 नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने पार्टनरशिप की है, 7 नए प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे जिसमें टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। 85.5 करोड़ ये फंडिंग कर रहा है ईयू। रोजगार भी जनरेट होगा, लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा और प्रोडक्ट जो हैं वो प्रमोट भी होंगे, प्रोडक्ट भी प्रमोट किए जाएंगे। तो ईयू इंडिया के बीच पार्टनरशिप भी हुई है टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को ग्रो करने के लिए। तो इसमें डाटा जो है ये लगभग फरवरी, आपका अभी जो डाटा हम डिस्कस कर रहे हैं ये फरवरी, पिछले क्लास में मैंने मार्च का डाटा आपको ज्यादातर कराया था। तो मेन जो डाटा भी हमारा हमें डिस्कस अब करना है दिसंबर जनवरी। अभी जो डाटा रहेगा दिसंबर जनवरी, फरवरी का थोड़ा ही रह गया है, दिसंबर जनवरी। तो जो मैंने आपको कहा था 4-5 क्लास में सारा हो जाएगा। साइंस टेक डिफेंस हम पहले ही कर चुके हैं, तो जो बाकी बचा हुआ डाटा है 2 से 3 क्लास से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, चलो यहीं तक रखें, इतना ही रखते हैं। अब इसके आगे फिर परसों देखो, पीडीएफ बनाने में 1 से 2 दिन तो लगता ही है, सब पूरा डाटा क्योंकि एक जगह नहीं मिलता, 1 से 2 दिन लगता है। अगली क्लास हम मोस्ट प्रोबेबली परसों रखेंगे इस पर, ठीक है। पर यह है कि हार्डली 3 क्लास और लगेगी, करंट अफेयर आपका 15 मार्च तक का पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन शुरू कर देंगे। 1-2 लेक्चर मैंने आपको एआई का बोला था कुछ करा दूंगा, बाकी फिर क्वेश्चंस, तब तक एग्जाम की डेट भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। यूपीपीएससी 8 टेस्ट सीरीज में 31 टेस्ट पूरे हो चुके हैं, अब आपके फुल लेंथ रह गए हैं 5 टेस्ट सीरीज का। बता दूं, यूपीपीएससी एई का 31 टेस्ट पूरे हो गए हैं, फुल लेंथ केवल 5 रह गए हैं, बाकी सारा कंप्लीट है। तो टेस्ट सीरीज अपने टाइम पे चलती रहेगी, बस ये थ्योरी पार्ट खत्म करके यहाँ भी क्वेश्चन शुरू कर देंगे। टेस्ट सीरीज में काफी पेपर है ही, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे, जरूरत भी नहीं है। तब तक एग्जाम की डेट भी हफ्ते 10 दिन में क्लियर हो जाएगी। ठीक है क्लास, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।